तलरेजा। ये इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिन्होंने हजारों स्मॉल बिजनेस ओनर्स को सिखाया है कि टफ टाइम्स में कैसे सर्वाइव करें। इस एपिसोड में हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे कि कैसे राइट टारगेटिंग होती है, प्राइसिंग कैसे सिलेक्ट होती है, कस्टमर्स कैसे ढूंढते हैं, सही टाइप का बिजनेस कैसे बनाते हैं, आपका बिजनेस आपके लिए सही भी है कि नहीं है, बिजनेस मॉडल करेक्ट कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज। एंड राजीव कहते हैं कि अगर आप एक गोल्डन रूल समझ गए बिजनेस का, तो आपका गेम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वो गोल्डन रूल क्या है, वो इस एपिसोड में पता चलेगा। राजीव जैसे एंटरप्रेन्योर्स ये भी जानते हैं कि रेजिलियंस सिर्फ माइंडसेट में नहीं, आपके टूल्स में भी होनी चाहिए। इसीलिए प्रोफेशनल्स चूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक पी सीरीज, जो बना है वरी फ्री ड्यूरेबिलिटी के लिए। ये लैपटॉप 24 आउट ऑफ 28 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट पास करता है और इसकी स्क्रीन का टॉप पैनल अप टू 30 kgs तक प्रेशर हैंडल कर सकता है। प्लस स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड और कीज जो 1 करोड़ प्रेसेस तक टेस्टेड है। तो एक्सीडेंटल स्पिल्स हो या हैवी टाइपिंग, ये लैपटॉप स्मूथली काम करता है। और सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, एसूस का सपोर्ट भी डिपेंडेबल है। बिल्ड फॉर वरी फ्री सर्विस फॉर SMB। इनका सर्विस मंडे से सैटरडे तक अवेलेबल है 9 AM to 9 PM। ऑन साइट 15,500 प्लस पिन कोड पे सर्विस करते हैं और 80 कंट्रीज में ग्लोबल वारंटी भी मिलती है। एसूस एक्सपर्ट बुक्स के बारे में जानने के लिए चेक आउट फ्लिपकार्ट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो द आइडिया ऑफ द पॉडकास्ट इज 2026 के लिए टॉप बिजनेस लेसन्स व्हिच आर ब्रूटल। ओके, जो रियलिटी है और लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए टू बिल्ड देयर बिजनेस एंड स्केल इट टू अनदर लेवल। गॉट इट, राइट, इन 2026। एंड उसका ये भी पार्ट हो सकता है टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड AI एंड स्टार्टअप्स कमिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द लेसन्स पीपल शुड फॉलो? इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती है। आई वांट टू स्ट्रक्चर इट बैक। मे बी यू टेल कि कौन से 10-12 सिस्टम्स हैं जो हर कंपनी को अभी इम्प्लीमेंट कर ही देने चाहिए फॉर 2026, और एल्स इट्स ट्रबल फॉर देम। या प्रैक्टिसेस है जो कर लेनी चाहिए, या अगर वो ऑलरेडी कर रहे हैं तो दे शुड हैव अ चेकलिस्ट की एवरी वीक और एवरी मंथ आर दे फॉलोइंग अप ऑन दोस और नो। दैट कैन बी वन। अदर कैन बी कॉन्ट्रेरियन इनसाइट्स विच यू सी कि आज तक जैसे धंधे चलते थे वैसे अब नहीं चलेंगे, और यू सी द प्रॉब्लम विद ऑल द MSMEs एंड बिजनेसेस दैट यू वर्क विद कि वो आज भी यही प्रॉब्लम्स है, अगर ये फिक्स नहीं करी तो थिंग्स आर वेरी टफ। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। जैसे मैं देखता हूँ ना कि व्हेन यू टोल्ड मी दिस टॉपिक कि 26 हार्ड हिटिंग फैक्ट्स, सो आई लुक्ड एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आउटकम क्या है। किसी भी धंधे का आउटकम है, मोस्ट बेसिक आउटकम है पैसे कमाना, करेक्ट? सो आई काइंड स्टार्टेड लुकिंग एट रूल्स ऑफ मेकिंग मनी। ओके, कि किसी भी धंधे में पैसे कमाने के नियम क्या है, ठीक है, विच मीन्स दोज रूल्स डोंट चेंज, चाहे कोई भी हो जो पॉडकास्ट सुन रहा है, द रूल्स डोंट चेंज एट ऑल। ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देर आर सम मैक्रो एस्पेक्ट्स कि जैसे द टाइप ऑफ कस्टमर आप टारगेट कर रहे हो, दैट्स वन वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट इन टूडेज डे एंड एज। सबको लगता है इंडिया 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, घंटा है। Okay, the market is not 140 crore people. If you want to make money in this country, the market is the top 10 lakh people. That's it. सिर्फ 10 लाख लोग हैं कंट्री में टू मेक मनी। अगर आपको पैसे बनाने हैं, आपको स्टार्टअप खेलना है, फंडिंग खेलनी है, टाइम दिखाना है, वो अलग बात है। बट देयर एंड ऑफ द रोड प्रॉफिट वेरी वेरी रेयर। लाइक आई वुड से द जोमैटोज, द स्विगीज आर आउटलायर्स कि ये जिंदा रहेंगे, इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, ये प्रॉफिटेबल होंगे, वो मुझे नहीं दिखता। Zomato is profitable. हाँ, बट इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग बर्न विल हैपन, राइट? सो the way I would say is, I'm not talking about outlier entrepreneurs like Dipinder. I'm talking about normal people like me and you. Okay, हमारे लिए फोकस क्या होना चाहिए? Okay, from that point of view, कि if it's a country that looks like it's a country of 140 crore people, any business should look at what are the top 10 lakh people who are the right customers for my product or my service or my capability. And how do you make money there?
ओके, सो हाउ डू आइडेंटिफाई? मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, अब मैं 140 करोड़ लोगों को नहीं देख रहा, मैं मार्केट नहीं देख रहा, मैं सोच रहा हूँ टॉप 10 लाख कस्टमर्स, कैसे आइडेंटिफाई करूँ मेरे टॉप 10 लाख कस्टमर्स कौन से हैं? एक तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है ऑफ हु इज द राइट कस्टमर. द राइट कस्टमर इज द मैन. ओके, मैन का मतलब है मनी, अथॉरिटी, नीड. किसके पास पैसा है, किसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, और किसके पास ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की. ओके, सो इन एनी बिजनेस दैट यू आर डूइंग, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मैन कौन है वहाँ पर. मनी, अथॉरिटी, नीड. अगर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ यू आर टारगेटिंग द पीपल हु हैव मनी बट दे डोंट हैव नीड और दे डोंट हैव अथॉरिटी, जहाँ पर वो बोल रहे हैं पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है, पति से पूछना है, पत्नी से पूछना है, then you lose in the sales cycle. Okay, so you need to find who has the money, who has the authority, who has the need. Now while you are selecting a category of customer na, एक brutal fact है, whoever you sell to, their problem becomes your problem. जिसको भी आप बेचोगे उनकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम बनेंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं I can be selling boats to fishermen. ठीक है, और I can be selling yachts to millionaires and billionaires. बोट और yacht दोनों पानी पे चलते हैं. ओके, उन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, सेम ही है. बट अगर मैंने अपना बिजनेस ऐसे बनाया कि आई एम सेलिंग बोट्स टू फिशरमैन, तो मछुआरे के प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम हो जाएंगे. उसका प्रॉब्लम क्या है? उसके पास पैसा नहीं है, तो बोलेगा तुम्हारा बोट बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम बना के दाम कम करना पड़ेगा. मैं दाम कम करने के बाद भी, अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी, अगर उसके दाम पे बेचने के लिए रेडी हो जाऊंगा, उसके पास फिर भी पैसे नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी तुम थोड़ा लो, बाद में सब EMI में लो. अब उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम. अब मैं उसको एक छोटे डिपॉजिट अमाउंट पे बोट डिलीवर कर देता हूँ, फिर हर महीने जाता हूँ कलेक्ट करने के लिए. उसकी प्रॉब्लम अभी भी क्या है? पैसा नहीं है. उसके पास पैसे नहीं है. अब उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम. उसको देनी है इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए, वो दे रहा है 3,000 रुपए. अब अगर मैं यही अपना नॉलेज और स्किल कि पानी पे तैरने वाले वाहन को बेच रहा हूं, यॉट को बेच रहा हूं एक मिलियनेयर या बिलियनेयर को. एक मिलियनेयर और बिलियनेयर की प्रॉब्लम क्या है? वो बोलेगा कि सबसे प्रीमियम सेगमेंट वाला दिखाना, सबसे अच्छा ब्रांड वाला दिखाना, यॉट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं, शो ऑफ कर सकूं. या वो पूछेगा बिटकॉइन में पैसे लोगे क्या, या वो पूछेगा USDT में ट्रांसफर लोगे क्या. ओके, या वो बोलेगा तुम इतने में मुझे बेच रहे हो, मैंने अपने दोस्तों को इसका 1.5 टाइम्स प्राइस दिया है, अगर मैं कोई रेफरल दूं तो मेरे दोस्तों को उसी प्राइस पे बेचना. तो उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बन गई. नाउ ये जो एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जिसको भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचोगे, उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बनेगी. अगर हर कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को और अपने कस्टमर को इस व्यू से देखना शुरू करे, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं. अगर आप B2B में बेच रहे हो, B2B में प्रॉब्लम क्या है? एक डिसीजन मेकिंग की हायरार्की है, तो सेल्स प्रोसेस स्लो हो जाता है. तो उस सेगमेंट की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन गई ना. ट्रू. सो यू हैव टू चूज कि आप कौन से प्रॉब्लम्स के साथ जीने के लिए रेडी हो, और यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट कि अगर मैं B2B में बिजनेस कर रहा हूं और वहां की प्रॉब्लम है कि एक लॉन्ग सेल साइकिल है, क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग हायरार्की है, उस लॉन्ग सेल साइकिल को मैं अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो को इफेक्ट कैसे ना करने दूं. कैन आई हैव अ B2C लाइन? ओके, सो अ बिजनेस ओनर फर्स्टली हैज टू इवैल्यूएट who am I selling to. Okay. That's the start point of any business. I have seen business owners जिन्होंने हॉर्स ब्लाइंडर्स लगा के एक ही सेगमेंट पे फोकस करके सालों से उसी सेगमेंट में धंधा बनाया है. एंड व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग दिस रियलाइजेशन कि मैं जिसको बेच रहा हूँ उसके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम हो रहे हैं, देन दे डेवलप द इंटेलिजेंस कि हाउ कैन आई सेल टू अनदर सेगमेंट, or how can I choose a better quality of customer where
their problem should become my problem. Yeah. Interesting. So how can I give me more examples on how can I choose a better customer there? I'll give you an example. I'll take a very basic business example. मेरी एक client थी, fashion designer. She used to make wedding lehengas. ठीक है, तो target customer थे to be brides. लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, to be brides target customer थे. अब उसका बुटीक उसने खोला था वेस्ट दिल्ली में. And when she came, she said, यार people find my collection expensive. कि 50,000 रुपए का लहंगा लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. Now आज की डेट में even a middle class bride spends at least 1 lakh on a lehenga. Okay, it's one of those aspirational spends. Yeah. ठीक है कि मैं नेकलेस कम का ले लूंगी बट मुझे लहंगा प्रीमियम चाहिए. So then when she told me कि she had a boutique in West Delhi, I asked her a simple question कि आपके बुटीक के 5 से 7 किलोमीटर रेडियस की पॉपुलेशन की एवरेज इनकम क्या होगी? She said lower middle class low. Now this woman has been running that boutique for 4 years in that location. उस 4 साल में पता है उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ था? Not lack of customers, not rejection. सबसे बड़ा उसका नुकसान हुआ था उसके बिलीफ का, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी ये सुनने की कि यू आर एक्सपेंसिव. सो शी हैड लॉस्ट कन्विक्शन इन हर ओन क्राफ्ट. खुद की कला से भरोसा उठ गया था उसका. आई सेड आई एम गोइंग टू आस्क यू टू मेक वन मूव. माइट साउंड डिफिकल्ट, दर्द होगा, खर्चा भी होगा, बट वो आप एक मूव करो भरोसा रख के और फिर 9-10 महीने बाद में बात करते हैं. सेड shut your boutique in that location, choose a location in Delhi which is a premium location, rent will be premium. ये रेंट बचाने के चक्कर में आपने अपना कितना नुकसान किया है आप सोच भी नहीं सकते हो. नॉट जस्ट फाइनेंशियल नुकसान बट अपने बिलीफ और कन्विक्शन का नुकसान. शी मूव्ड टू अ अपमार्केट लोकेशन. I said, now double your prices. She doubled her prices. In the next 1 year, she made more money than she had made in 4 years. Because she realized that who she was selling to, their problem was becoming her problem. True. But it's not easy to change customers because अब जो नॉर्मल थॉट इसमें आता है, दिस पर्सन ट्रस्टेड यू, राइट? अ नॉर्मल फर्स्ट थॉट इज कि हमने 4 साल मेहनत करके इस लोकेशन में ब्रांड बनाई, हमें लोग यहाँ जानते हैं तो लोग आते हैं. अगर हम नई लोकेशन पे गए तो कस्टमर फुटफॉल कैसे आएगा? हम नई लोकेशन पे गए तो फिर जीरो से ब्रांड बनानी पड़ेगी. नई लोकेशन पे गए तो लोग उधर और भी दूसरी ब्रांड्स होंगी, उन पे नहीं जाके मेरे पास क्यों आएंगे महंगी चीज़ खरीदने? ये सब बहुत प्रॉब्लम. प्लस बहुत लोगों के पास रीलोकेशन मनी नहीं होता. बहुत लोगों के पास ये नहीं होता कि अगले 9 महीने में पेशेंस के साथ बैठ के देखूं कि शायद वहाँ पे तो मेरा चलती दुकान थी, चल ठीक है मैं 50 साल ही आ रहे थे लेकिन आ तो रहे थे, नई जगह पे तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये सब करने के बाद भी वो फ्लॉप हो जाए. वेल ये जो डर है ना राज, इस डर की वजह से पीपल स्टार्ट लिविंग विद देयर प्रॉब्लम्स एज अ वे ऑफ लाइफ. ओके, मेरा एक सिंपल थॉट प्रोसेस है. अगर आज आप जो कर रहे हो उससे आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसी चीज को दोहरा कर करने को बेवकूफी कहते हैं ना. ओके, नाउ आपको चाहिए नया रिजल्ट. नया रिजल्ट आएगा नए एक्शन से. नया एक्शन लेने के लिए चाहिए होगी नई हिम्मत. अगर ये नई हिम्मत और नया एक्शन डालने की आप जुर्रत नहीं करोगे तो रिजल्ट नया कैसे आएगा? एंड ज्यादातर टाइम्स ना ये जो चेंज होता है ना राज, ये लोग तब लेते हैं when they are sick and tired of being sick and tired. ये इंसाइट अगर मैं उस एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्ली उसके दूसरे ईयर में देता ना, वो इस कान से सुन के उस कान से छोड़ देती. बट वो 4 साल ना वो तंग हो चुकी थी, वो थक चुकी थी, और वो थक
थकने से थक चुकी थी। तो कभी कभी द टाइमिंग ऑफ द डिसीजन ऑफ चेंज आई थिंक मैटर्स अ लॉट। इसलिए कभी कभी मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि थोड़ा और तड़पो। मैंने आपको भी बोला है, थोड़ा और तड़प लो। ओके जब तड़प तड़प के खत्म हो जाओगे, खाली हो जाओगे ना, तब दिमाग खुलेगा कि और कुछ करना पड़ेगा। ट्रू व्हेन दैट इज ट्रू कि जब कंस्ट्रेंट आ जाते हैं ना, जब परेशान खत्म हो गए, तब तुम उसके बाद ही आइडियाज आते हैं कि कोशिश लास्ट तक हिम्मत कर लेते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, एज ह्यूमंस हम सब में एक डिसीजन मेकिंग फटीग है। वी रादर लिव विद द प्रॉब्लम देन एक्सप्लोर अ न्यू सोल्यूशन, क्योंकि हमको उस प्रॉब्लम की आदत पड़ चुकी होती है। सो कुछ लोग बोलते हैं कि कोई भी नया डिसीजन लेने में डर लगता है कि व्हाट इफ मैं स्टोर लोकेशन चेंज कर लूंगा और कस्टमर फुटफॉल नहीं होगा, व्हाट इफ मैं इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग शुरू करूंगा और अगर लीड्स नहीं आया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, व्हाट इफ मैं अगर एक टीम मेंबर को हायर करूंगा और वो ठीक से काम नहीं किया तो सैलरी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि जो इंसान ये व्हाट इफ इट डजंट वर्क के चक्कर में फंसा है ना, अगर वो एक बार सोच के देखे कि भाई मैं तो टेंशन ले रहा हूं कि अगर मैं ये करूंगा और ये नहीं चला तो क्या होगा, बट एक्चुअली अगर मैं अपने हालात को देखूं, चीजें ऑलरेडी नहीं चल रही हैं, तो उससे अच्छा है कुछ और करके वो भी ना चले। एटलीस्ट हाथ पैर तुम्हारे हैं। ट्रू। सो आई एम अ बिग बिलीवर राज कि जो भी माइक्रो बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानी अदानी लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस, लार्ज बिजनेस, टेलीकॉम, वैसे बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा। वो शुरू करने के हम और आपकी औकात नहीं है ये, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट हम जैसे लोग अगर बिजनेस बनाना चाहते हैं, वी हैव टू लुक एट कि व्हाट इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट, स्मार्टेस्ट पाथ टू मनी क्रिएशन। और यहीं पर बिकॉज इंटरनेट पे इतना आवाज है, बिकॉज बिजनेस मीडिया पीआर इतना लाउड है, कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस और कॉम्प्लेक्स एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को हाईलाइट करने में, जो सिंपल लोग हैं ना, वो सिंपल आइडियाज भी इंप्लीमेंट नहीं करते, because they are like the complexity only works. उनको एस्पिरेशन एक बैठ जाता है कि मुझे अगला बोट बनाना है, ओके, मुझे अगला लेंस कार्ट बनाना है। अरे even they started with baby steps only, na? Okay. So what are your baby steps? And the first baby step is, who are you selling to? Interesting. What's number 2? I agree with this part. Yeah. अब जब when you zero in कि ये कस्टमर है जिनके लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा या सर्विस डिलीवर करूंगा, you have to now evaluate the product or service. कि ये जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं या ये जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इस पे पैसे खर्च करने के लिए कस्टमर कितना सोचेगा, कितना नहीं सोचेगा। Okay. What do you mean by that? मतलब I call this the spend threat. Okay. Okay. एग्जाम्पल देता हूं टू एक्सप्लेन द स्पेंड थ्रेट। एक बार एक कोच आया मेरे पास, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ही सेड कि आई एम अ हैप्पीनेस कोच, कि आई कोच पीपल ताकि दे लिव अ हैप्पियर लाइफ। सेड ग्रेट, ये भी एक बिजनेस है, फैंटास्टिक। सो he said, but राजीव आजकल ना लोग बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं। पीपल आर ओके टू स्पेंड 2000 रुपीज एक पब में ऑन अ वीकेंड, बट 1500 रुपए का कोचिंग सेशन नहीं लेते लोग। देन आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ, ये भी अनहैप्पी है, इसको भी कोचिंग चाहिए। सो एंड ही टुक दिस वेरी हायर मॉरल ग्राउंड कि आपके पास 2000 रुपए पब में जाके बियर पीने के लिए, बट आपके पास 1500 रुपए नहीं है खुद की हैप्पीनेस और इनर वर्क के लिए, काइंड ऑफ थिंग। टिपिकल सोशल एक्टिविस्ट अप्रोच। सो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। आई सेड,
आपका टारगेट कस्टमर कौन है? Hmm. He said, everybody. हर किसी को हैप्पीनेस कोचिंग चाहिए, हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है. अब एक बिजनेस ओनर जब ये सोचता है कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत हर किसी को है ना, तो कोई उससे कुछ नहीं खरीदता है. If everybody is your customer, then nobody is actually your customer. That's an old rule, right? So I said, don't give me vague moral science answers. Tell me, आज की डेट में जब आप अपनी कोचिंग सर्विस पिच करते हो, 1500 रुपए का एक कोचिंग सेशन आप पिच करते हो या पैकेज पिच करते हो 6 महीने का, who are you pitching this to? So he said, working professionals. I said, salary band बताइए. He said 60,000 rupees per month से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ तक जिसकी भी सैलरी है, I am pitching coaching sessions to them. 4 coaching sessions in a month, 6,000 रुपए. बट कोई खरीद ही नहीं रहा है. So I told him, एक पेन और पेपर लो, लिखो 60,000 रुपए, 2 लाख रुपए, ये तुम्हारा रेंज है कस्टमर की इनकम का. एक 60,000 रुपए कमाने वाले वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ के खर्चे लिखो. अगर वो बंबई या दिल्ली या बैंगलोर या चेन्नई या हैदराबाद जैसे शहर में रह रहा है, उसका मंथली खर्चा लिखो. किस किस चीजों पे उसका अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा होगा. रेंट होगा या घर की ईएमआई होगी. 2 लाख रुपए कमाने वाला, उसके घर की ईएमआई कम से कम 80,000 रुपए होगी. ओके. कार चलाता होगा, सेडान या एसयूवी, उस कार की ईएमआई 18 से 25,000 रुपए होगी. अगर 2 लाख रुपए है, 35 प्लस है. ओके. बच्चों की स्कूल फीस, उसके अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी साल की स्कूल फीस कम से कम, एक बच्चे की 3 लाख रुपए साल की कम से कम आज की डेट में, तो 50,000 रुपए 2 बच्चों की स्कूल फीस हो गई मंथली खर्चा. अब घर में एक डोमेस्टिक हेल्प होगी, खाने पीने के खर्चे होंगे, स्विगी जोमेटो के खर्चे होंगे. ओके. नेटफ्लिक्स के खर्चे होंगे. ओके. वाईफाई कनेक्शन के खर्चे होंगे, मोबाइल फोन बिल होगा, फ्यूल एक्सपेंस होगा. वो 2 लाख रुपए वाले की अगर आप लाइफस्टाइल ब्रेक डाउन करोगे, उसकी इनकम 2 लाख रुपए है, उसके खर्चे 2.5 से 3 लाख रुपए हैं. वो चल 2 क्रेडिट कार्ड पे रहा है. अब जो इंसान 2 क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी चला रहा है, उसको तुम बोलोगे 6,000 रुपए हर महीने दो मुझे, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा हैप्पीनेस कोचिंग में. वो बोलेगा कि भाई मैं भंड हो जाऊं दारू पी के, उससे ज्यादा हैप्पीनेस मुझे कहीं नहीं मिलेगी. तो ये काफी बार होता है कि बिजनेस ओनर्स खुद के प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के बजट और अपने कस्टमर की लाइफ में कहां फिट होता है वो एनालाइज करते ही नहीं है. Okay? True. So now this is a spend threat. Okay. कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है, okay, in the priority of spending of this customer, leave important. It is not even in consideration. वो 2 लाख रुपए कमाने वाला कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैप्पीनेस कोचिंग के बारे में सोच भी नहीं रहा है. True. So you are outside the consideration set. Nobody even cares about you. Like that person definitely doesn't care about. This is like कि आप इंडिया में बैठे हो, बट आप नाइजीरिया में इलेक्शन जीतना चाहते हो और आप उसकी तैयारी अपने मन में कर रहे हो. Fantasy. It's not a business, it's a fantasy. So he said, इसका मतलब क्या है? That people don't need inner work, people don't need mindfulness. I said, भाई तू थाम पहले. मैं ये नहीं कह रहा कि तू अपना हैप्पीनेस कोचिंग की दुकान बंद कर. मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो कि ये मेरा कस्टमर है, उसकी प्रायोरिटी ऑफ स्पेंडिंग में यू आर नॉट इवन ऑन द कंसिडरेशन सेट, देन यू आर टारगेटिंग द रॉन्ग कस्टमर. टारगेट अ कस्टमर जिसके लिए 6,000 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होगी. In fact, I would say, and this is the actual suggestion I gave him, I said, target the family members, the spouses of politicians, film stars, okay, celebrities, because ये
उस एनवायरनमेंट में इनके फैमिली मेंबर्स जीते हैं जहां पर कोई और अल्फा है और वो अल्फा ऑटोमेटिकली इन पे इतने इमोशनल स्कार्स इन्फ्लिक्ट कर रहा है. 6,000 क्या, उनको तुम 60,000 रुपए चार्ज करो, they'll be happy to pay. Because they have money, they have time, and their willingness to pay because their life is torturous. And they have need, right? They want this, right? So, firstly, who you sell to. Second, आपका प्रोडक्ट और सर्विस उनके लाइफ में, उनके बजट में, is there a spend threat? You have to evaluate that. Give you another example. I'll give you another example. Coach nahi, like give me I'll give a you business another example. I'll give you another business example. आज की डेट में one very common business that many people start is digital marketing agency, right? Yeah. जिसको Instagram, YouTube ऑपरेट करना आता है, उसको लगता है भाई here is the opportunity, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलूंगा. 90% ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके बहुत ही छोटे बिजनेसेस हैं. ठीक है, अब आप बताइए, अगर एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यू आर गोइंग टू अ बिजनेस जिसका टर्नओवर साल में समझो करोड़ रुपया है, ओके, मतलब 8 लाख रुपए पर मंथ का रेवेन्यू है, रेवेन्यू, उसके पास आप जा रहे हो, उसको आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो कि फेसबुक इज अ बिग वर्ल्ड, इंस्टाग्राम इज अ बिग वर्ल्ड, यूट्यूब इज अ बिग वर्ल्ड, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसको ऑनलाइन लेके आइए, हम आपके लिए कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, कंटेंट स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, फिर आपकी वीडियो शूटिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे. आप उसको पूरा ज्ञान दे रहे हो और फिर आप उसको बोल रहे हो कि हमारी इतनी बड़ी टीम होगी, एक कंटेंट राइटर होगा, एक ग्राफिक डिजाइनर होगा, वीडियो एडिटर होगा, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट होगा. ये सब करने के लिए वी नीड 1 लाख रुपये अ मंथ रिटेनर. 8 लाख पर मंथ रेवेन्यू करने वाले के लिए 1 लाख रुपये अ मंथ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है. True. कोई हिम्मत करके कर भी ले, वो हर महीने बेताल की तरह आपके गले पे लटका होगा और आप उसके लाइफ के विक्रम रहोगे, क्योंकि वो पूछते रहेगा कि भाई लाख रुपया खर्च हुआ, कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे. किसी को भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कम से कम 6 से 9 महीने की गेम है. 3 महीने में ये बिजनेस ओनर हिम्मत हार जाएगा 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद. okay? ज्यादातर बिजनेस ओनर्स तो 1 लाख रुपीज के लिए एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे. Agreed. क्योंकि अगेन स्पेंड थ्रेट. 8 लाख रुपए पर मंथ रेवेन्यू करने वाली कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? सैलरी टाइम पे देना, रेंट टाइम पे देना, सप्लायर को टाइम पे पैसे देना, थोड़े पैसे घर लेके जाना. उसको आप कितना भी मार्केटिंग का ज्ञान दे दो, उसको पता है मार्केटिंग उसके लिए जरूरी है, उसको नहीं करनी. बट उसके पास वो रनवे ही नहीं है. सो दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल अगेन, नो. अब इतनी सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के ओनर आते हैं और कहते हैं कि हमारी कंटेंट क्रिएशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, बट कस्टमर हमें ठीक नहीं मिलते. आई सेड क्योंकि तुम जिसको पिच कर रहे हो उसके लिए तुम प्रायोरिटी हो ही नहीं. डू दे नीड यू? यस. डू दे वांट यू? नो. No. थियोरेटिकली दैट बिजनेस नीड्स मार्केटिंग, प्रैक्टिकली वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो 2-3 महीने में हिम्मत हार जाते हैं. Agreed. तो अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, मेक इट फॉर द टॉप 1%, मेक इट फॉर द बिगर एंटरप्राइज क्लाइंट्स, या मेक इट फॉर समवन जिसके पास अंधा पैसा है और वो बोल रहा है यार मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूं, 200 करोड़ का टर्नओवर है, बट मुझे कोई जानता नहीं, मुझे सिर्फ पॉपुलर बना दो तुम. उसको नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा 3 लाख रुपए पर मंथ खर्च करने में. सो जब भी आप किसी भी कस्टमर को टारगेट कर रहे हो और किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ टारगेट कर रहे हो, इन दोनों का मैच होना चाहिए कि द कस्टमर शुड बी द राइट कस्टमर, मनी अथॉरिटी नीड, द प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी सच दैट इट शुड बी अ हाई प्रायोरिटी स्पेंड फॉर दिस कस्टमर. True. ये 2 बेसिक प्रिंसिपल कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपने बिजनेस के फ्रेम में इन 2 प्रिंसिपल्स को लगा लेना. उसको या तो नई अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी अपने लो मार्जिन, स्लो पेमेंट, इनकंसिस्टेंट सेल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए,
या तो उसको एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखेगा अपनी इंडस्ट्री में. These two are just powerful. Like just two only are very powerful. People need to do a check. I so agree with this क्योंकि I have gone through this problem, and because I've started a new thing, उसमें भी I'm going through the same problem. So there's nothing else for me to add because I think it's genuinely a solution to a large problem which most of the people miss. क्योंकि हम लोग उस awe में होते हैं कि हमने तो क्या अब दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया, ये बेवकूफ है, इसको चाहिए नहीं, इसको पता ही नहीं मैं 6 महीने में क्या कर दूंगा इसके लिए. अरे उसको 6 महीने रुकने की ताकत ही नहीं है. Yeah, like that. I definitely agree with this point. What's third? So we've looked at customer. We've looked at the spend threat. If I have to look at another element, would be pricing. Okay. क्या प्राइसिंग में गलती कर दी? पहले तो वो जमाना गया, जब मेरे पापा और आपके पापा बिजनेस करते थे, तब का जमाना क्या था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ओके, इतना हमको मार्जिन कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस, जो हम स्कूल में या कॉमर्स में सीखे, वो आज की डेट में रेलेवेंट है ही नहीं. क्यों? ओके, आज की डेट में प्राइसिंग थोड़ी रिवर्स में चल रही है. आज की डेट में प्राइसिंग की शुरुआत होती है, व्हाट इज माय कस्टमर विलिंग टू स्पेंड. ओके, चाहे वो B2B कस्टमर हो या B2C कस्टमर हो, हर प्रोडक्ट की एक परसेप्टिव वैल्यू है. ओके, कि परसेप्टिव वैल्यू का मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट पे मैं इतना खर्च करने के लिए रेडी हूं. मैं दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए 15,000 रुपए खर्च करने के लिए रेडी हूं. इट्स अ परसेप्टिव वैल्यू. ओके, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है किसी को फर्क नहीं है. उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू कोई डिटरमिन भी नहीं करता. भले ही वो कॉन्सर्ट शहर से बाहर हाईवे के बाजू में किसी बड़े ग्राउंड में हो रही है, जो एक्चुअली एक प्रोफेशनल वेन्यू भी नहीं है, और जहां तुम्हें वो दिखेगा शायद इतना सा गाना भी ना सुनाई दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. बट मुझे मेरी एक परसेप्टिव वैल्यू है कि भाई जैसे ही मैंने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकट खरीदी, पहले तो मैं उसकी एक स्टोरी डालूंगा. ओके, फिर पूरी जर्नी अपनी रिकॉर्ड करूंगा कि देखो गाइस, मैं जा रहा हूं, ट्रैफिक है यहाँ पर, अरेंजमेंट बहुत सही है या नहीं है. वो 15,000 रुपए उसके लिए खर्च कर रहा है एक्चुअली. ट्रू. ओके, गाने तो स्पॉटिफाई पे उसको और क्लियरली सुनाई देंगे. ओके, सो यू नीड टू मैप परसेप्टिव वैल्यू. अब व्हाट इज द कस्टमर विलिंग टू स्पेंड माइनस हाउ मच मार्जिन डू आई वांट टू मेक. ओके, इक्वल्स that is the cost जिसमें I have to develop efficiency to create that product or service. Interesting. तो perceptive value define कैसे होती है? एक तो create की जा सकती है perceptive value. Okay, I'll give you an example. Okay, मेरा एक दोस्त है जो brands के लिए YouTube channels बनाता है. ठीक है, तो मैंने उससे एक बार पूछा कि भाई, तू ब्रांड के लिए जो YouTube चैनल बनाता है, तो तू टीम हायर करता है वो YouTube चैनल के लिए, और तू वो टीम मैनेज करता है, तेरा खर्चा कितना है? ये सेड एक YouTube चैनल पे एक अच्छी टीम बनाने के लिए मेरा खर्चा 2-2.5 लाख रुपए. सेड ग्रेट. उसने जब शुरू किया ये ब्रांड्स के साथ काम करना, उसके पहले 3 कस्टमर को उसने यही सर्विस 6 लाख रुपए पर मंथ में बेची. वो पहले 3-4 कस्टमर की उसने सक्सेस दिखाई दूसरे ब्रांड्स को, परसेप्टिव वैल्यू बढ़ गई. अब वही सर्विस उसने प्राइस इंक्रीज की 10 लाख रुपए पर मंथ, बिकॉज परसेप्टिव वैल्यू वाज लाइक, अरे यार एज अ ब्रांड हम तो प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, ये सब ट्रेडिशनल मीन्स कर रहे थे, ये यूट्यूब का गेम तो हमें आज तक समझ में नहीं आया, ये लोग हमें 100,000 सब्सक्राइबर 200,000 सब्सक्राइबर तक लेके जाएंगे. परसेप्टिव वैल्यू है, बढ़ गई. ओके, नाउ दैट परसेप्टिव वैल्यू
can be enhanced through credibility. Okay? But जो सूरज उगता है वो डूबता भी है. Okay? Now इस बीच में customer will not continue only on the basis of perceptive value ना. कस्टमर एक स्टेज आएगा कि वो पूछेगा कि भाई इसका ROI क्या है. Okay? Now for some of his clients he was able to pivot and create more marketing properties for them, IPs for them, and help them see the ROI. थोड़े clients के लिए he was not able to do it. So perceptive value diminished. Price diminished. Okay? So as a business, you have to test perceptive value. अब जो commodity businesses हैं, वहां पर तो एक known value है, established value है कि सीमेंट इतने का ही बिकता है, स्टील इतने का ही बिकता है. Okay? But luxury products, luxury services is all perceptive value. Okay? Like, I'll give you an example. I met an architect. Bombay से एक architect है. And we were looking at interiors for one of my clients' restaurant. Okay. ये architect, because he's done a premium Japanese lounge का interior यहाँ पर मुंबई में, and that lounge is pretty famous across the country. Now he says कि 2000 स्क्वायर फीट के रेस्टोरेंट के लिए मेरी फीस 30 लाख रुपए होगी, उसके ऊपर खर्चा अलग. Okay? My friend was preparing, वो तैयारी कर रहा था कि मैं इसको 30 लाख रुपए कैसे दूं. Okay? बिकॉज उसका क्या था, परसेप्टिव वैल्यू. अगर ये आर्किटेक्ट जिसने वो लाउंज बनाया है मेरा इंटीरियर करेगा, मेरे जगह की भी वैल्यू यही होगी. ओके? और यही दोस्त मेरा वाज टॉकिंग टू 2 अदर लोकल आर्किटेक्ट्स, ओके, इन बैंगलोर. अब उनके पास कोई एक लग्जरी फ्लैगशिप स्टोरी नहीं थी. काम अच्छा था, डिजाइन अच्छा था, बट the same friend, when those architects were saying 5 lakh rupees will be their fee, was trying to negotiate hard with them कि 3 लाख में कर दोगे क्या. Okay? So perceptive value is either influenced in today's day and age through your brand, your visibility, आपकी reach. Okay? That is one big factor that influences perceptive value. Okay? The other factor is, of course, आपका track record. And the third and the most real factor जो आपकी perceptive value influence करता है, do you have the capacity to say no? Okay, what do you mean? Which means, let's say आप एक contractor हो, आप घर बनाते हो, घर एग्जीक्यूट करते हो. आर्किटेक्ट डिजाइन देता है, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप लेबर लगाते हो, मटेरियल सोर्स करते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो. आई नो कॉन्ट्रैक्टर्स जो एक प्रोजेक्ट में तब तक नहीं घुसते जब तक वो प्रोजेक्ट की वैल्यू उनके प्राइसिंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं होती. सेम काम कोई और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉबेबली 30% या 40% कम में करने के लिए रेडी होगा, बट क्लाइंट इनके पास लाइन में खड़े होंगे क्योंकि क्लाइंट को पता है कि भाई इसके पास काफी काम है, अगर मैं इसके प्राइस के लिए हाँ नहीं बोलूंगा तो ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं बोलेगा. तो डिमांड जनरेशन, हाउ डू यू क्रिएट दैट? इट्स सिंपल. ओके, अगर एज अ कॉन्ट्रैक्टर मेरी कैपेसिटी है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन एट द मैक्स बी कंस्ट्रक्टिंग 30,000 स्क्वायर फीट, एंड अब मुझे पता है मेरी कैपेसिटी 30,000 स्क्वायर फीट की है, मुझे पता है ऑलरेडी काम चल रहा है 28,000 स्क्वायर फीट का. कोई कस्टमर आके मेरे सामने बैठ रहा है, 2,000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए बोल रहा है, मैं उसको बोलूंगा कि भाई दिस इज माई प्राइस, टेक इट और लीव इट. वो कन्विक्शन आपकी आवाज में दिखाई देगा, एंड कस्टमर्स बाय दैट कन्विक्शन. करेंगे कोशिश नेगोशिएट करने के लिए, बट यू विल बी लाइक डजंट वर्क फॉर मी. बट अगर मेरे पास कस्टमर्स ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो सो डिमांड जनरेशन, marketing. But then how do you create that perception value? क्योंकि
50 लोग होंगे जो मार्केट करके बेटर हो चुके होंगे, तो मैं कैसे और क्रिएट करूं? सी लेट्स से फॉर एग्जांपल एनीवन इंटीरियर्स, ओके, क्योंकि आर्किटेक्ट की बात कर रहे हो, कोई इंटीरियर है, वो बोलेगा मेरी इंटीरियर फीस 50 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, व्हाटएवर, राइट? जब पता है कि सारे इंटीरियर्स इतने सारे अवेलेबल हैं जो शायद 50,000 में भी कर दे, या जिन्होंने बहुत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ प्रोडक्ट्स बनाए, सब करें, वो 5% 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट की इस पे कर दे, देन हाउ दिस न्यू पर्सन जो चाहता है कि उसकी डिजाइन, उसका नॉलेज, उसे ऐसा लगता है कि वो 25 लाख 50 लाख का है, वो कैसे चार्ज करे? न्यू पर्सन कांट डू दिस, ओके? थोड़ा तो काम दिखाने लायक होना चाहिए आपके पास, ओके? तो कोई भी न्यू पर्सन के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी सर्व देन सेल. So then serve में भी starting when you start you only get smaller projects. You Yes. don't get iconic projects कि जिसके से तुम्हारी प्राइस बढ़ेगी. अब I'll give you an example. अग्री, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में शुरुआती काम कर रहे हो, आपको बड़ा काम नहीं मिलेगा. तो इसलिए आपको you'll have to punch beyond your means. I'll give you an example. मेरे क्लाइंट थी, सोलो एंटरप्रेन्योर थी, आर्किटेक्ट थी, 27 years old, ठीक है, क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव. बट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जब वो कस्टमर से मिलती थी ना, वो मीटिंग की शुरुआत होती थी एज एन इंटरोगेशन, क्योंकि शी लुक्स यंग, ओके, कम उम्र की दिखती है, तो कस्टमर के सारे सवाल वर फोकस्ड ऑन कि आर यू क्रेडिबल, तो कर पाएगी कि नहीं, आपकी एज क्या है, कितने साल से कर रहे हो, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा किया है आपने, ओके, हमारे टाइप का किया है क्या, हमारे कम्युनिटी में किसी का किया है क्या, हमारे अपार्टमेंट में किसी का किया है क्या. एंड इवन इफ उसने किया है, 8 out of 10 केसेस क्लाइंट उससे डिजाइन फ्री में ले लेते थे, फिर उसका डिजाइन लेके किसी और से करवाते थे, और फिर 6 महीने 9 महीने बाद उनके इंस्टाग्राम पे इसको अपनी डिजाइन दिखती थी जो ये अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं. Now, for someone like that, how can she get that big break? That's the question, right? I told her one simple thing. तुम्हारी उम्र तो तुम एक्सेलरेट नहीं कर सकोगे, ठीक है? तुम भले ही बड़ा चश्मा पहन लो और थोड़े सिल्वर स्ट्रीक्स करा के उनको पेपर लुक में भी जाके बैठोगी, तुम छोटी लगोगी, ठीक है? You can't accelerate that. There are some things that are not in your control. Essentially, what are people questioning? Credibility, right? Credibility can be proven either through your experience or through your expertise. Yeah. तुमने एक्सपीरियंस का रास्ता लिया है, बहुत ही स्लो रास्ता है. True. तुम्हें पता है तुम अच्छा काम करती हो, तो दिखाओ दुनिया को तुम्हारी एक्सपर्टीज. So, कैसे दिखाए एक्सपर्टीज? सोशल मीडिया के थ्रू. सोशल मीडिया के थ्रू. तो उसने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया कि ये है 12 चीजें जो आपके लिविंग रूम में होनी चाहिए. ये 6 चीजें का ध्यान अगर आपने नहीं दिया और आपने वार्डरोब बनवा लिए, तो आप जिंदगी भर तड़पते रहोगे, ओके? जब किचन डिजाइन कर रहे हो तो ये 4 टाइप के किचन लेआउट होते हैं. आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से चूज कीजिए आपको कौन सा किचन लेआउट सूट करेगा. नाउ व्हेन शी स्टार्ट शोइंग एक्सपर्टीज, उसके कंटेंट पे राज शमानी जैसे व्यूज नहीं आते. उसके कंटेंट पे 1000 व्यू, 1500 व्यू आते हैं. जब वो 1000-1500 व्यू आते हैं ना, तो पहले तो वो डिप्रेशन में जाती है, क्योंकि वो राज शमानी को फॉलो करती है, और राज शमानी कुछ भी डाले उस पे तो 15,000 लाइक होते हैं, तो उसकी सेल्फ एस्टीम क्रश हो रही है वहां पर. बट फिर उसको समझाना पड़ा कि भाई, राज शमानी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है, तुम एक सर्विसेज प्रोफेशनल हो, ठीक है? उसके पास 15,000 लाइक 6 साल कंटेंट क्रिएट करने के बाद आ रहे हैं, तुम्हारे 6 महीने पूरे नहीं हुए, ओके? तो एज अ बिजनेस ओनर, हाउ मेनी डोंट मैटर टू यू, हु मैटर्स टू यू? Agreed. ठीक है? राज शमानी के अकाउंट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी फॉलो करते हैं, फिल्म स्टार्स भी फॉलो करते हैं, और फिर पापा की परी प्रिया भी फॉलो करती है, जो किसी की टारगेट कस्टमर नहीं है. तुम देखो, तुम्हारे 1000 व्यूज और तुम्हारे 30 लाइक किसके आ रहे हैं?
ताकि यू डोंट गिव अप, हम्म, यू स्टे कंसिस्टेंट। अब वो ये कंसिस्टेंटली जब करने लगी ना, महीने में एक इनबाउंड मैसेज, 2 इनबाउंड मैसेज ऐसे ट्रिकल इन होना शुरू हुआ। 1 साल के अंदर हर महीने 2 इंक्वायरी आती थी। अब ये 2 इंक्वायरी जब आती है, एक सोलो एंटरप्रेन्योर, नो टीम, नो ऑफिस, वर्किंग फ्रॉम होम आर्किटेक्ट, 2 इंक्वायरी पर मंथ इज अ प्रिटी गुड या गुड इनफ्लो ऑफ लीड। जब ये मीटिंग के लिए जाती थी, मीटिंग की शुरुआत कहां से होती थी? मीटिंग की शुरुआत आपकी उम्र क्या है, कितने साल के, इस सवाल से नहीं होती थी। मीटिंग की शुरुआत होती थी, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू, इट्स सच अ प्लेजर टू मीट यू, आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट, इट्स सो अमेजिंग, कितना सीखने को मिला। हमारे घर की तो तैयारी हमने शुरू की आपका कंटेंट देखते देखते कि हमें रेनोवेट करवाना है। मीटिंग की शुरुआत में क्लाइंट की बीवी बोल रही है, कैन वी टेक अ सेल्फी? अब जो मीटिंग सेल्फी से शुरू हो रही है वो कुल्फी में एंड होगी, ठीक है? द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस दिखाने को नहीं है, आज की डेट में एक्सपर्टीज दिखाने की अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है। भले ही आप 21 साल के फाउंडर हो या 50 साल के लाला कंपनी ओनर, ये सबके हाथ में है, ठीक है? तो वो एक्सक्यूज चले गया है कि लोगों को मैं कैसे दिखाऊं कि मैं अच्छा काम करता हूं या करती हूं, वो एक्सक्यूज का जमाना चले गया है। ट्रू। So in terms of pricing, to come back to the point, we were talking about कि perceptive value क्या है, उसमें से मार्जिन मुझे कितना कमाना है equals to कितने कॉस्ट में हैव टू प्रोड्यूस। ये आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गई, ओके? सो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब मैं ही फोर्थ पॉइंट पे जाता हूं, बिकॉज ये सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बिजनेस ओनर्स का मुझसे कि राजीव, हाउ मच मार्जिन इज गुड मार्जिन? क्योंकि हर इंडस्ट्री की प्रॉफिट इक्वेशन अलग होती है ना। कोई डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, होलसेल का बिजनेस कर रहा है, 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, 2%, 3% का मार्जिन होगा, क्योंकि इट्स एसेंशियली जस्ट यू आर अ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, 6 से 8% का प्रॉफिट बचता है। कोई सर्विसेज प्रोफेशनल है जिसका 40 to 60-70% तक प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है। सो द क्वेश्चन, द $1 million क्वेश्चन इज कि भाई मुझे कैसे पता कि जितना मैं कमा रहा हूं वो अच्छा है या नहीं है, काफी है या नहीं है? तो इसके लिए द नेक्स्ट पॉइंट आई विल हाईलाइट इज व्हाट यू शुड इवैल्यूएट इन योर बिजनेसेस कि जितना मैं मार्जिन कमा रहा हूं, डज दैट फिट व्हाट, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, डज दैट फिट द ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन? ठीक है, ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन। तो मार्जिन के यूटिलाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ओके। ठीक है? अच्छा मार्जिन किसे कहते हैं? अच्छा मार्जिन उसे कहते हैं कि अगर मेरा बिजनेस उतना कमा पा रहा है ताकि मैं अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकूं, अपने लोगों को ग्रोथ दे सकूं और खुद को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकूं। So, as long as you are making enough money to fulfill these 3 trinities of margin, as long as you are making enough money कि मेरे पास कैश रिजर्व पड़ा है फॉर माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी साइड में रखते जा रहा हूँ फॉर एनी बिग इन्वेस्टमेंट आई वांट टू मेक इन माई बिजनेस, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, मशीनरी, कुछ भी. सो the margin is satisfying my business's needs. Second, the margin should satisfy मेरे टीम मेंबर की नीड. टीम मेंबर की नीड क्या है कि हमें फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी दो, सैलरी अप्रेजल अच्छे दो, या इंसेंटिव और बोनस अच्छे दो. सो माई मार्जिन शुड बी गुड इनफ टू सेटिस्फाई दैट. ट्रू. और तीसरा, माई मार्जिन शुड बी गुड इनफ टू सेटिस्फाई माई लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं. रोटी कपड़ा मकान के अलावा
एक मॉडरेट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट, ओके, और एंजॉयमेंट के अलावा माई एबिलिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट टू बिल्ड माई पर्सनल पोर्टफोलियो. सो यू कैड बी अ बिजनेस कि आप कुछ कॉपर वायर का धंधा कर रहे हो और आपका 1000 करोड़ का टर्नओवर है और आपका मार्जिन 4 करोड़ है. वो 4 करोड़ में अगर ये 3 ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं, गुड, पीठ थपथपा के मुस्कुरा के सो जाओ. ये मत सोचो कि वो कितना कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है. तुम्हारे ये 3 काम हो रहे हैं, खुश रहो. What about growth then? The growth is coming through the business. But isn't it slow then? भाई यार कितनी बार ये बात की है. मैंने एक एपिसोड किया है एक पॉडकास्टर के साथ, उसका नाम राज शमानी है. मार्च 2025 में वो एपिसोड पब्लिश हुआ था. गो वॉच दैट एपिसोड एंड वील टॉक अबाउट स्पीड. ठीक ठाक है वो पॉडकास्टर. सी आई एम गिविंग यू फंडामेंटल्स राज. ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो स्लो ग्रोथ है. भाई लोग पैसे जला के भी कमा नहीं पा रहे हैं, तुम पैसे बना रहे हो. True. Okay, that is a big accomplishment in business today. I agree. Yeah. And then you can always adjust. Trinity के Absolutely. पैसे. Trinity के पैसे adjust हो सकते हैं. Lifestyle कम upgrade करो, हाँ. मत खर्चाओ, growth में लगा दो. और ये सब डिसीजन आप लोगे बेस्ड ऑन द फेज ऑफ योर बिजनेस और फेज ऑफ योर लाइफ. कि बिजनेस में हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वी हैव टू बी मोर अग्रेसिव देयर. बिजनेस इज गोइंग इन अ गुड स्मूथ फ्लो, क्रूज कंट्रोल में चल रहा है. बट लाइफ में एक एस्पिरेशन है कि न्यूजीलैंड की छुट्टी लेनी है, देन ओके ग्रेट. या बच्चों की एजुकेशन आ रही है या घर में शादी होने वाली है. सो दोज डिसीजंस यू मेक बेस्ड ऑन द फेज ऑफ योर लाइफ ना. I agree. बिजनेस इज अ व्हीकल टू सर्व पीपल. मोस्ट पीपल में वो क्लैरिटी नहीं है कि बिजनेस एक जरिया है. वो बिजनेस को एंड गोल बना देते हैं. True. Business is just a vehicle to serve people. It has to serve me, it has to serve my team, it has to serve my customer. Yeah? अगर मैं बिजनेस को इतनी अहमियत दूंगा तो लाइफ में घर कुछ नहीं ले जाऊंगा. और बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसे होते हैं. Yeah? हर दिवाली बोलते हैं बच्चों को कि क्रिसमस में छुट्टी के लिए जाएंगे. क्रिसमस में बोलेंगे नहीं नहीं होली के टाइम छुट्टी पे जाएंगे. फिर बोलेंगे नहीं समर वेकेशन पे जाएंगे. फिर समर वेकेशन में बोलेंगे नहीं नहीं अभी नहीं नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसकी तैयारी में. फिर बोलेंगे नहीं आषाढ़ है. फिर आषाढ़ के बाद बोलेंगे नहीं अभी सीजन है दशहरा दिवाली का. तो फिर फायदा क्या? कमाने का फायदा क्या? ओके. सो आई हैव सीन द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स आई नो. उनका बिजनेस उनके लिए एक जरिया है. इट्स नॉट द एंड गोल फॉर देम, इट्स द मीन्स टू द एंड गोल. और वो एंड गोल कुछ भी हो सकता है. वेल्थ क्रिएशन, इम्पैक्ट क्रिएशन, इन्फ्लुएंस क्रिएशन, कुछ भी हो सकता है. जरिया है बिजनेस. इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए बिजनेस को. True. I disagree and agree. And It's okay. but you started that whole point with phase of life and phase of Yeah. business. Yeah. I agree with that point. Yeah, so Absolutely. नो फेज ऑफ लाइफ आपका जब चेंज होगा तब बात करेंगे. हाँ, तब डिफरेंट हो जाएगा. मतलब कुछ देखो फिगरिंग आउट में स्टार्टअप फाउंडर्स आके गए क्योंकि आपको फिगर आउट करना था वो. फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स आके गए क्योंकि आपको वो फिगर आउट करना था. रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स आके गए वो फिगर आउट करना था. एक जमाना आएगा जब पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स आएंगे क्योंकि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. फिर एक जमाना आएगा कि लेगेसी क्रिएशन वाले आएंगे, सक्सेशन प्लानिंग वाले आएंगे. उन फेजेस में बात करते रहेंगे. वैसे भी मैं तो घर का ही गेस्ट हूँ, आते रहूंगा. नेक्स्ट बिजनेस लेसन. आई एम ट्राइंग टू वीव दिस एज अ सीक्वेंस स्टोरी, ताकि कोई भी बिजनेस ओनर हो, इट्स लाइक एन MRI स्कैन. चेकलिस्ट हो रही है ये इनकी. क्या क्या हो रहा कि है? कस्टमर हो गया, स्पेंड थ्रेड हो गया, स्पेंड थ्रेड, परसेप्शन प्राइसिंग हो गई, परसेप्शन प्राइसिंग होगी, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा क्या है वो हो गया, एंड ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन हो गए. ठीक है. अब ये हो गया आपका इक्वेशन कि हु इज द राइट कस्टमर, व्हाट्स द राइट प्रोडक्ट और सर्विस, व्हाट्स द राइट प्राइस पॉइंट, व्हाट्स द राइट प्रॉफिट मार्जिन. ये हो गए आपके फंडामेंटल्स. तो आपको ये क्लैरिटी है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ के
डज इट गिव मी अ वर्केबल मॉडल कि मेरा बिजनेस मॉडल हेल्थी है या नहीं हेल्थी है. अब ये मॉडल तो बन गया, अब इस मॉडल को लेके जाना है हमें मार्केट में. तो मार्केट में लेके जाने के लिए हमको करनी पड़ेगी मार्केटिंग. अब यहाँ पर ज्यादातर बिजनेस ओनर्स फिर से एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरा काम अच्छा है तो लोग मेरे पास खुद आएंगे. अब ये जो मेरा काम अच्छा है तो लोग मेरे पास खुद आएंगे का जमाना गया 1996 में, जब मैं पैदा हुआ. हम बैठे हैं 2026 में. ठीक है, आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री में इतना शोर है कि सिर्फ आपका काम आपके लिए बात नहीं करना चाहिए, आपको पहले बात करनी पड़ेगी, लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आपके काम को अपना कर्तव्य दिखाना पड़ेगा, तभी पैसे बनते हैं. तो ये जो एक नोशन या परसेप्शन है ना कि हमारा तो पूरा धंधा वर्ड ऑफ माउथ पे ही चलता है, इतने सालों से बना दिया. हाँ, देखो 2 तरीके के बिजनेसेस हैं इस सिचुएशन में. एक वो है जो सालों से टिके पड़े हैं और इनको लगता है कि इनको मार्केटिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका बिजनेस आ रहा है इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से. फिर दूसरे टाइप के बिजनेस ओनर्स होते हैं जो पिछले 2, 3, 4, 5 साल में उन्होंने शुरुआत की है. तो इन्होंने अभी तक वो टिपिंग पॉइंट अचीव नहीं किया कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही उतना धंधा आ जाए कि पूरा फैक्ट्री की प्रोडक्शन हो या इन्वेंट्री हो या सर्विस कैपेसिटी हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर पर ही आप डिपेंड करो. तो पहले एड्रेस करते हैं ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर पर डिपेंड कर रहे हैं. मैं जिस भी बिजनेस ओनर से बात करता हूं जो कम से कम 10-12 साल से बिजनेस कर रहे हैं ना, वो 10-12 साल में उन्होंने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से उनके पास एक सेट ऑफ रिलायबल कस्टमर्स हैं जो बार बार उनके पास आते हैं. तो जब मैं उनसे कहता हूं कि आप मार्केटिंग प्रोएक्टिवली कीजिए, उनका फर्स्ट ऑब्जेक्शन होता है क्यों करूं मार्केटिंग, मैं और प्रोजेक्ट ले नहीं सकता, मेरे हाथ फुल है भरे हैं, तो मैं क्यों अपना सर खपाऊं, क्यों मार्केटिंग करूं. तो मैं उनसे फिर एक सवाल पूछता हूं, ठीक है आपका पूरा बिजनेस आज की डेट में चल रहा है क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, 5 है या 10 है या 15 या 20 है, एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आपको पूरा बिजनेस आ रहा है. तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताइए कि इस एग्जिस्टिंग कस्टमर ने कभी आपको ये बोला है कि भाई तुम तो मेरे भाई हो और मैं हमेशा तुम्हारे पास ही आता हूं, मैं कहीं और नहीं जाता हूं, मैं तुम पे इतना विश्वास करता हूं, तो तुम्हें भी वो रिलेशनशिप दिखाना चाहिए, तुम्हें भी हमसे इतने पैसे नहीं लेने चाहिए, बेटर प्राइसिंग देनी चाहिए. बोलते हाँ ये तो हुआ है हमारे साथ. तो आपने क्या किया? अरे हमने तो किया क्योंकि वो रिलेशनशिप रखना पड़ता है. ठीक है, तो रिलेशनशिप रखने के लिए आपने अपनी प्राइस घटाई, मतलब आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन भी कम किए. बोलते हैं हाँ बट चलता है ना, मतलब हमारे पास मार्केटिंग का खर्चा नहीं है तो चलेगा, वो बेनिफिट हम कस्टमर को पास कर रहे हैं. सेट गुड जॉब. दूसरा क्वेश्चन, क्या ये कभी हुआ है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका इस कस्टमर के साथ सालों से, इसमें से कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनका पेमेंट टाइमलाइन बढ़ते जा रहा है, मतलब पहले पेमेंट एडवांस में देते थे, फिर काम के 2 दिन बाद देते थे, फिर 7 दिन किया, फिर 14 दिन, फिर 30 दिन किया, फिर 45 दिन, फिर अभी 90 दिन, अभी तो हिसाब नहीं रहा कि कितना उनको देना है, कितना आपको आना है, तो आपने एक दूसरे के बच्चों की शादी करवा ली एक दूसरे के साथ. ऐसा होता है? ठीक है, तो बोलते हैं हाँ ये भी होता है. सो आई सेड अब आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है, आपके प्रोडक्शन लाइन की या आपके इन्वेंट्री की या आपकी सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी की, आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी है. अब इस अर्निंग कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करना चाहिए या इस अर्निंग कैपेसिटी को डिमिनिश करना चाहिए? ऑप्टिमाइज करना चाहिए. बट ये एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ ऑप्टिमाइज हो रही है, डिमिनिश हो रही है. फायदा किसको आ रहा है? कस्टमर को. आपको क्या मिल रहा है? क्या? ट्रू. करेक्ट. तो तब उनकी आंखें खुलती है. तो क्या करें? मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि जब आप बाहर जाके शोर मचाओगे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, वेयर एवर अटेंशन गोज मनी फ्लोज, आप वो डिमांड क्रिएट करोगे. जब आपके पास प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन है बट आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है, तब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैं ये लिमिटेड कैपेसिटी उनको दूं
who is willing to value my value. True. जो इंसान बोल रहा है आई वैल्यू योर वैल्यू, बट वो वैल्यू एक्चुअली पैसे में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, दे डोंट वैल्यू योर वैल्यू. सो बिल्ड दैट डिमांड थ्रू प्रोएक्टिव एंड कंसिस्टेंट मार्केटिंग. सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे मत बैठे रहिए. ओके, True. आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है ना. इकोनॉमिक्स 101 8 स्टैंडर्ड में सिखाते हैं ये. हाई डिमांड लो सप्लाई इक्वल्स बेटर प्रॉफिट. तो मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए जरूरी है, Whether it's established or not. whether it's established or whether it's new. इनफैक्ट ज्यादातर एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, ये तो प्रीमियमाइजेशन हो गया. प्रीमियमाइजेशन छोड़ो, सस्टेनेंस के लिए भी ऑल्सो यू नीड मार्केटिंग. कितने सारे ऐसे धंधे होते हैं जहां पर सालों से आपने कभी मार्केटिंग नहीं किया हो, आप जानते नहीं हो एम ऑफ मार्केटिंग, और आपकी पूरी बिजनेस डिपेंडेंसी एक हैंडफुल ऑफ कस्टमर्स के ऊपर है, और एक नया प्लेयर आया मार्केट में, he pulled away even one of your customers or two of your crucial customers, especially in B2B businesses. ये जो स्टेबल बिजनेस था सडनली स्ट्रगल में चले जाते हैं. So, Agreed. is your business आत्मनिर्भर? It's not if you're not marketing. So, even if you have enough business from your existing customers, marketing is a must. True. 2026 में तो इट्स मैंडेटरी. 2030 तक अगर आपके बिजनेस के अंदर एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन डिपार्टमेंट नहीं होगा तो आपका बिजनेस ही नहीं होगा, चाहे वो B2B हो या B2C हो. क्योंकि डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म चेंज हो रहा है. अगर आप मुझसे 2018 में मिलते तो मैं कहता कि भाई इफ यूर अ B2C बिजनेस यू हैव टू क्रिएट कंटेंट. बट आज की डेट में B2B प्लेयर्स भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओनर्स, लॉजिस्टिक कंपनी ओनर्स, ये बैठ के लिंक्डइन पे, IT सर्विसेज कंपनी ओनर्स ये बैठ के लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनको पता है वेयर अटेंशन गोज मनी फ्लोज. True. Absolutely. So word of mouth, treat it like a bonus. Karma marketing. Okay? वो कर्मा है. Treat it like a bonus. अगर आपका पूरा बिजनेस सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है एंड यू आर नॉट एस्टैब्लिश्ड, देन यू आर अ डाइंग बिजनेस ना. ये तो हमने एस्टैब्लिश्ड बिजनेस की बात की. जो बिजनेस में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से हैं, they've not yet reached that tipping point. अगर आप वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड कर रहे हो एंड यू थिंक दैट्स द साइन ऑफ क्रेडिबिलिटी, देन बॉस यू कांट कंट्रोल हर महीने हर हफ्ते कितने इंक्वायरी आएंगे वर्ड ऑफ माउथ से. यू कांट प्रेडिक्ट इट. व्हाट यू कांट कंट्रोल, व्हाट यू कांट प्रेडिक्ट, उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो. देन हाउ आर यू एन एंटरप्रेन्योर? यू आर अ गैम्बलर देन. सो every business needs to be proactive and consistent in marketing. Okay, every, because the rules of the game have changed. Okay, एक जमाना था अगर आपका काम अच्छा था लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आते थे. आज की डेट में लोगों के पास ढूंढने का वक्त नहीं है. उनको जो दिखता है, जो सुनाई देता है, वो उसके पास नेचुरली जाते हैं. इनफैक्ट वी लिव इन एन एरा जहां पर इफ यू आर गुड एट मार्केटिंग एंड मीडियोकर एट डिलीवरी यू विल स्टिल मेक मनी, विच आई बिलीव इज ऑल्सो अनदर अपॉर्चुनिटी. कि इफ यू आर गुड एट मार्केटिंग एंड ग्रेट एट डिलीवरी then you make a lot of money. But if you are poor in marketing and great at what you do, then nobody cares because nobody knows. Biggest failure किसी भी business का is to not be known by their own customers. उनकी इंडस्ट्री में अगर लोगों को नहीं पता कि इस नाम का कोई इंसान है और ये इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज है, that's the biggest failure of a business owner. आपका फिजियोथेरेपी सेंटर है बट 5 किलोमीटर रेडियस में जो रहते हैं उनको नहीं पता कि यहां पर फिजियोथेरेपी सेंटर है, तो भले ही आप सबसे बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता. उधर पापड़ बेचने की दुकान भी रखोगे और फिजियोथेरेपी भी करोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन. True. I agree 100%. 100%. And the big opportunity is also in, क्योंकि अब ना एटलीस्ट जिस वर्ल्ड में मैं रहता हूँ और जहाँ पे द पीपल आई मीट,
बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं मार्केटिंग में खुद की, डिलीवरी में बहुत फीके हैं. तो द लार्ज अपॉर्चुनिटी इज कि are you good at name, are you good at marketing, and can you be good at delivery as well? That's the biggest opportunity right now. Absolutely. And then that's one. And the second big opportunity which I feel genuinely, which you said, कि न्यू बिजनेसेस को तो पता है कि तरीका सोशल मीडिया के थ्रू है और वो कहीं ना कहीं से हाथ पैर मार के कर रहे हैं. Yeah. एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को तो आइडिया ही नहीं है, वो अभी भी अपने ईगो और प्राइड में है कि हमारा तो बहुत नाम है, हम इतने बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे नाम से चलती चीज़ है. एंड समबडी समवेयर जो थोड़ा क्रिएटिव है, मार्केटिंग है, बहुत छोटा है, वो छोटा छोटा मार्केट पीस खाते जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आया. अरे नाइकी जैसा दिग्गज आज की डेट में लोगों की कंसिडरेशन सेट में नहीं है जब वो जूता खरीदने के लिए जा रहे हैं. नाइकी के ऊपर मार्केटिंग के किताबें लिखी गई हैं कि उनका जस्ट डू इट कैंपेन, ओके, इट्स सच अ कॉल टू एक्शन, इट्स एन इमोशन, इट्स अ वाइब, इट्स अ प्राइड. वो एरोगेंस डिडंट गेट देम टू अडेप्ट टू द न्यू एज मेथड ऑफ मार्केटिंग. अब कितने सारे होम ग्रोन शूज ब्रांड्स है, स्नीकर्स ब्रांड्स है. सो सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज ना कि या तो यू हैव विजडम कि जो मेरे पास आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, तो एक चीज मुझे हमेशा करनी पड़ेगी, वो है मेहनत. और लाइफ मेक्स यू वाइज आफ्टर इट मेक्स यू ब्रोक. सो डू यू हैव a forecastive method of wisdom or a retrospective wisdom? That you have to choose. Okay. So I believe proactive marketing मतलब as a business आपको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि लोग हमारे बारे में जान पाए, लोग हमारी कैपेबिलिटी परख पाए, ताकि लोग जब हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो सोचे कि इनसे खरीदूं या एटलीस्ट इनसे पूछ लूं. True. अब उसके लिए चाहिए एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन मार्केटिंग और एक डिफरेंशिएटिंग स्किल. एंड आई विल आल्सो ब्रेक डाउन फॉर यू. आई बिलीव कि मार्केटिंग के 3 अवतार होते हैं. जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना भगवान में, मार्केटिंग के 3 अवतार होते हैं. एज अ बिजनेस आपको चुनना पड़ेगा विच वन ऑफ द 3 अवतार सूट्स यू. एंड आई टेल यू व्हाट द 3 अवतार्स आर. आई बिलीव educators will rule the world, entertainers will rule the world, and storytellers will rule the world. अब इन 3 चीजों में आपका सुपर स्किल क्या है, और आपका अगर किसी में स्किल नहीं है, which skill are you inclined to learn and develop? Okay. I can be a doctor and I can choose the path of education. I can be a doctor and entertain people through that and educate. Yeah. Or I can be a doctor and tell my story every day and engage people. True. Right? True. मैं अपने फैमिली बिजनेस में एक मार्बल का शोरूम संभाल सकता हूं एज एन एडुकेटर, जहां पर मैं कतारी मार्बल, इटालियन मार्बल, टर्किश मार्बल, इंडियन मार्बल का फर्क समझा के या ट्रेंड्स, कलर पैलेट्स का इंफॉर्मेशन और नॉलेज देके एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकता हूं एज एन एडुकेटर. एज एन एंटरटेनर, ओके, मैं वो मार्बल के टूटे हुए पीसेस से आर्ट फॉर्म बना के ट्रांजिशन रील्स कर सकता हूं. या एज अ स्टोरी टेलर कि मैं अपने पप्पा और चाचा के बिजनेस में हूं और मेरी एज अ सेकेंड जनरेशन कैसे यहां बैंड बजती है, मुझे कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती, वो जो अंकल हमारे अकाउंट संभालते हैं वो 40 साल से उनको टैली का टी नहीं आता, ये कहानियां बता बता के आई कैन बिल्ड एंगेजमेंट. So, who are you? Are you an educator? Are you an entertainer? Are you a storyteller? And if you are none of these, which one can you become? और अगर आप हाथ पे हाथ रख के बोलोगे पर मैं तो 45 साल का हूं, इस उम्र में क्या करूं? भाई 45 के हो, कल नहीं मरने वाले हो. तो ये सोच निकाल दो कि मेरी उम्र हो गई है. Okay? This is the big challenge. True. लोगों को पता है चलता क्या है,
बट वो करने के लिए उनको सीखना पड़ेगा, वो सीखने के लिए वो तैयार नहीं है। क्यों नहीं है लोग तैयार, क्यों नहीं करते? एक फैक्टर ये है ना कि एक रेजिस्टेंस टू चेंज कहते हैं ना, कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। Why people have that? It's easier to satisfy your ego by being who you are than challenging your ego and trying something that you're not going to be good at initially. True. Okay? और दूसरा एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, स्पेशली हमारे बहुत लोगों कंट्री में। में ना एक कल्चरली एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है कि प्रोडक्ट बनाने वाला इज मोर सुपीरियर देन प्रोडक्ट बेचने वाला। देख लो ना, आई मीन सिंपल एनालॉजी, आप किसी कॉलेज में जाओ रिक्रूटमेंट के लिए, आप सेल्स की प्रोफाइल रखो और आप ऑपरेशंस की प्रोफाइल रखो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। ज्यादातर लोग ऑपरेशंस की प्रोफाइल चूज करेंगे। ओके, पैसा किस में बनेगा? सेल्स में, सेल्स की प्रोफाइल में। मोस्ट CEOs इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड। Yeah, ठीक है, sales and marketing they top the category. मोस्ट पीपल वांट सेफ्टी। मार्केटिंग और सेल्स में चेहरा दिखाना पड़ता है, आवाज सुनानी पड़ती है। ऑपरेशंस में तो डेस्क के नीचे छुप के भी काम हो सकता है। तो मोस्ट पीपल चूज सेफ्टी बाय पर्सनैलिटी। नाउ व्हाइल दे चूज सेफ्टी, वो जो सेफ्टी सेलेक्ट करते हैं, इट्स एक्चुअली आउट ऑफ फियर, बट वो बोलेंगे नहीं ना कि डर लगता है, तो वो इसको नीचा दिखाएंगे, ये मार्केटिंग से, ये तो मैनिपुलेशन का काम है, मैं अच्छा इंसान हूं तो मैं बेचूंगा नहीं, मैं बनाऊंगा। तुम बना के उसके ऊपर आचार डालोगे अगर कोई बेचने वाला नहीं है तो। सो दैट एलिमेंट ऑफ बीइंग क्लियर कि एडुकेटर, एंटरटेनर, स्टोरी टेलर, इसमें से कौन सा स्किल मैं पिक कर सकता हूँ? Interesting. Who are you? मी, एडुकेशन हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी, मेरे लिए। ओके, एज अ बिजनेस कोच, टू बी एबल टू पुट आउट कंटेंट, showcase my expertise, that has been a game changer for me. By personality I'm an entertainer, but I have struggled to showcase that side of me. ये मुझे नहीं आता है, it's something I have to unlock. Okay, स्टोरी हमारी तो इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। There's a movie dialogue कि कोई कुछ कि what's your story? तो वो ऐसे बोलता है, I don't know which movie की थी, we are not the ones who tell the stories, we are the ones written about. The world tells the exactly like आएगा, that. आएगा, अपना टाइम आएगा। Okay, tell me one thing कि एजुकेटर, स्टोरी टेलर, एंटरटेनर, ये तो कंटेंट बनाने का तरीका हो गया, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए सॉर्ट ऑफ, राइट? बट कंटेंट बनाना एक चीज़ होती है एंड ब्रांडिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग एक अलग चीज़ होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रांडिंग? So, I believe that the business owner, जो भी है business owner है, जिसने भी ब्रांड बिल्ड कर दिया ना अपने बिजनेस का या अपना उस स्पेस में, that person will win the biggest. Okay, and I'll give you a very basic ground level practical example. Okay, 4 तरीके के लोग हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। एक हो सकता है एक सोलो फ्रीलांसर, दूसरा हो टाइप ऑफ बिजनेस ओनर उसी इंडस्ट्री में होगा सर्वाइवर, तीसरा होगा डिफरेंशिएटर, चौथा होगा ब्रांड। ओके, फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ स्टोरी। समझो एक बंदा है, केस इन पॉइंट, उसका नाम रखते हैं महेश। महेश एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है, सेमी ब्लू कॉलर। ओके, ठीक है, लो इनकम ग्रुप। उसका सपना है कि लाइफ में कभी तो खुद का बिजनेस शुरू करना है मुझे। उस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में महेश एक कुर्सी असेंबल करता है। ठीक है, तो ये कुर्सी का साइड हैंडल डालना, बेस डालना, व्हील फिक्स करना, कुशन फिक्स करना, बैक रेस्ट फिक्स करना, ये महेश का काम है रोज। महेश की सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। महेश का सुपरवाइजर एक दिन आके
उसको सबके सामने गालियां देता है। महेश को गुस्सा आता है, वो यूनिफॉर्म की शर्ट उतार के फेंकता है और बोलता है भाड़ में जाए तेरी नौकरी, नहीं करनी मुझे नौकरी, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ। घर वापस आता है, छोटे से चौल में रहता है, अपने फैमिली वालों को बोलता है मैंने नौकरी छोड़ दी। फैमिली पूछती करेगा क्या? मैं खुद का धंधा करूंगा। क्या करेगा? मैं चेयर बनाऊंगा, मुझे पता है कि होलसेल मार्केट में कौन सा कंपोनेंट कहाँ मिलता है, मैं चेयर असेंबली का काम खुद का करूंगा। ठीक। अब महेश ना ही कोई कंपनी का नाम रजिस्टर करता है, ना ही कोई लोगो बनवाता है, ना कोई वेबसाइट बनवाता है, ना कोई बिजनेस कार्ड बनवाता है, कुछ नहीं करता है। महेश सिर्फ अपने 3-4 दोस्तों को फोन करके बोलता है कि भाई कोई रिक्वायरमेंट हो किसी की चेयर बनाने की तो मुझे याद कर लेना। तो वो अपने प्लम्बर दोस्त को बोलता है, पेंटर दोस्त को बोलता है, फॉल सीलिंग का काम करने वाले दोस्त को बोलता है। फॉल सीलिंग का काम करने वाला दोस्त बोलता है भाई मेरा एक साइट पे काम चल रहा है, ऑफिस है, 100 लोगों की ऑफिस है, मेरा काम खत्म होने को है, पेंटिंग का काम 2 दिन में शुरू होने वाला है, फिर इनको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, तू कल आ मेरे साथ, मैं कस्टमर से मिलवा लेता हूँ, कुछ होता है तो अच्छा हो जाए तेरा। मैं जाता है, कस्टमर से मिलता है, कस्टमर बोलता है बना सकोगे 100 कुर्सियाँ ऑफिस के लिए? महेश बोलता है हाँ सर। कस्टमर बोलता है ठीक है, एक सैंपल लेके आओ। महेश जाता है होलसेल मार्केट से पूरा सामान जोड़ के घर पे बैठ के असेंबल करके नेक्स्ट डे रिक्शा में कुर्सी लेके आता है, कस्टमर को बिठाता है, कस्टमर बैठता है, हाइट एडजस्ट करता है, रिक्लाइनर देखता है, सब देखता है। कस्टमर बोलता है हाँ चेयर तो अच्छी है, ओके, स्टर्डी है, कंफर्टेबल है, कितना चार्ज करोगे 100 चेयर्स का? महेश अपने मन में कैलकुलेशन लगाता है कि ये सब पूरा इसका मटेरियल कॉस्ट मेरा 2400 रुपया है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट समझो 50 रुपये पर चेयर जोड़ दूं तो 2450 रुपये मेरे चेयर की लैंडिंग कॉस्ट है। 100 चेयर पे अगर मैं 200 रुपये कमा लूं पर चेयर तो 20,000 रुपये होते हैं, मेरी सैलरी से ज़्यादा है ये। तो बोलते हैं ठीक है 200 रुपये की मार्जिन रखते हैं और कस्टमर को बोलते हैं सर 2650 रुपीज़ में पर चेयर 100 चेयर बन जाएंगे। कस्टमर बोलता है ठीक है, एक काम करो इस चेयर को यहीं रखो, मैं तुम्हें फ़ोन करके 1-2 हफ्ते में बोल दूंगा। महेश जाता है। अब इस स्टोरी में एंट्री होती है दूसरे कैरेक्टर की जिसका नाम है मुकेश। अब मुकेश क्या करता है, फैमिली और फ्रेंड से पैसे लेता है, खुद का बिजनेस शुरू करना है मुकेश को, प्रोफेशनली करना है मुकेश को। तो मुकेश एक वर्कशॉप जगह लेता है रेंट पे, जहाँ पर वो फर्नीचर बनाएगा, ऑफिस फर्नीचर की असेंबली करेगा। फिर मुकेश एक रिटेल जगह लेता है जो उसका एक्सपीरियंस जोन होगा, जहाँ पर फुटफॉल होगी। अब वर्कशॉप के लिए 3-4 महेश जैसे लोगों को नौकरी पे लगता है, रिटेल में 2-3 रिटेल स्टोर वालों को नौकरी पे रखता है, कंपनी का नाम रजिस्टर करता है, कंफर्ट ऑफिस फर्नीचर, लोगो बनवाता है, वेबसाइट बनवाता है, कंपनी प्रोफाइल बनवाता है, लैपटॉप खरीदता है, करंट अकाउंट बनवाता है, सब कुछ तैयारी के साथ और माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ये अपना स्टोर शुरू करता है। स्टोर पे कोई आ नहीं रहा है। अब मुकेश सोचता है कि यार मुझे जाना पड़ेगा मार्केट में। मुकेश अब अपनी गाड़ी में बैठ के अपने शहर के चारों ओर घूमते रहता है और बिल्डिंगें देखते रहता है कि कहाँ किस कमर्शियल बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा हो तो वहां पर स्कोप होगा अपना। तो एक बिल्डिंग देखता है, घुसता है अंदर, कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है, बोलता है कि कस्टमर कौन है, इंट्रोड्यूस होता है, ये वही कस्टमर है जिससे महेश मिलके गया है। बोलता है सर मैं कंफर्ट ऑफिस फर्नीचर से हूँ, हम अच्छी चेयर बनाते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, ओके, हमारी सर्विस बहुत रिलायबल है, हम वारंटी देते हैं, हमको एक चांस दीजिए। कस्टमर बोलता है एक सैंपल लेके आओ। मुकेश अपने वर्कशॉप में फ़ोन करके लड़कों को बोलता है कि भाई चेयर तैयार करो, कल सुबह गुड्स ऑटो में लेके आते हैं। मुकेश खुद आता है एक टीम मेंबर के साथ, कस्टमर को चेयर पे बैठाता है, कस्टमर बैठता है, सब परफेक्ट है। कस्टमर पूछता है कितने के? मुकेश की मटेरियल कॉस्ट भी 2500 रुपये है, मुकेश की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 50 रुपये है, बट इसके ऊपर मुकेश और खर्चे जोड़ता है। वो बोलता है यार मुझे सैलरी भरनी है, मुझे रेंट भरनी है वर्कशॉप की और रिटेल स्टोर की, प्लस मेरी जीमेल आईडी जो कंपनी के नाम पे है उसके मेरे को 1200 रुपये निकालने हैं, फिर मेरी वेबसाइट होस्टिंग फी निकालनी है, मुझे मेरे पेट्रोल का खर्चा निकालना है, ये सब कॉस्ट और 1500 रुपये पर चेयर लगेंगे मेरे,
ओके, अगर 100 चेयर है तो कम से कम मुझे 1,500 रुपये पर चेयर वो कॉस्ट कवर करने के लिए लगाने पड़ेंगे। तो वो बोलता है 2,550 प्लस 1,500 रुपये, 4,050 रुपये होते हैं। इसके ऊपर मुझे भी तो घर पैसे लेके जाने हैं। तो बोलता है चलो मैं इसके ऊपर 450 रुपये अपने रखता हूँ, तो एटलीस्ट 45,000 इस प्रोजेक्ट से घर लेके जाऊँ। तो वो कस्टमर को बोलता है सर 4,500 रुपये। वो जैसे 4,500 रुपये बोलता है, कस्टमर बोलता है पागल है क्या, 2,700 में तो मैं तुझे 100 चेयर सप्लाई कर दूं। बोल रहा है यार ये एक्यूरेटली ये अमाउंट कैसे बोल रहा है। तो सर नहीं सर हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है सर। कस्टमर बोलता है इधर आ, ये कुर्सी पे बैठ, घुमा कुर्सी को, तेरी कुर्सी घुमा, दोनों पे ISI मार्क है, ये भी मेटल बेस है वो भी मेटल बेस है, ये भी मेड इन चाइना का बुश है वो भी मेड इन चाइना का बुश है। ओके, फर्क क्या है, ये भी फोम है वो भी फोम है, तू ही बैठ के देख ले। अब मुकेश सोच रहा है साला ये मार्केट कौन तोड़ रहा है इतने कम दाम में बेच के। अब महेश को वो 20,000 रुपये बहुत है क्योंकि वो सोलो है, मुकेश सर्वाइवर है। मैं ये नहीं कह रहा मुकेश पैसे नहीं कमाएगा, मुकेश बोलेगा सर हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है। कस्टमर बोल रहा है भाई तुझसे 100 चेयर खरीदूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तुझे फोन करना पड़ेगा, फिर तुम एक दिन बाद किसी को भेजोगे। मैं महेश से चेयर खरीदूंगा ना तो महेश को बोलूंगा कि भाई तेरे को कोई और काम नहीं है, रिसेप्शन पे बैठ जा, पार्ट टाइम सिक्योरिटी कर ले, चेयर क्या प्लम्बिंग का काम भी महेश ही संभालेगा, मेरा सर्विस। फिर मुकेश बोलेगा सर बट 100 चेयर हम आपको 3 दिन में बना के दे सकते हैं। कस्टमर को पता है मैंने अगर महेश को 100 चेयर का ऑर्डर दिया और बोला 2 दिन में चाहिए, वो अपने चौल के चारों ओर जो घर वाले हैं सबको बिठा के चेयर असेंबली करवा के 1 दिन में माल डिलीवर करेगा। True. ये जो भी मुकेश ये देख रहे हैं ना अभी, ये खून के आंसू रोते होंगे कि साला यही हो रहा है मेरे लाइफ में। क्योंकि महेश और मुकेश में फर्क ही नहीं है। These two are selling just another product or service like just another business. There is no differentiator. अब कहानी में आता है थर्ड कैरेक्टर मनदीप। अब मनदीप ना एक स्ट्रेटेजिस्ट है, वो भी फर्नीचर बिजनेस में ही है, बट वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बेचूंगा, मैं ही डोर टू डोर जाऊंगा, नहीं, उसको गेम नई तरीके से खेलने आती है। तो मनदीप लिंक्डइन पे वीडियोस डालता है कि are you someone who cares for the health and wellness of your employees? Are you someone who wants to boost the productivity of your employees? If yes, then stop buying traditional office furniture. Do you realize that on your team, there are certain people who are larger in size and certain people smaller in size? So the same chair is not suitable for their health, wellness, and well-being. You need custom office furniture based on the body composition of your customer. We are Bodhi Office Furnitures. We create comfort and luxury at an affordable price. All you need to do is download our app, take a picture of your team members, and our latest AI-enabled app will draft the requirement of how many large size, extra large size, medium size, and small size chairs you need. And guess what? If that team member leaves and goes, we also give you a replacement of size without additional cost. Now, watch. Customer goes through the entire journey. ऐप डाउनलोड करके, टीम मेंबर्स के फोटो डाउन करके प्रपोजल लेता है. जब वो क्लोजिंग होनी है, जब वो प्रपोजल जानी है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉल पे आता है या मीटिंग के लिए आता है और बोलता है, सर आपका 100 चेयर्स का ऑर्डर है. वी आर नॉट अ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर. हम bespoke चेयर्स करते हैं. जैसे bespoke टेलरिंग होती है, हमारे bespoke फर्नीचर होता है. तो यू कांट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंज. तो फर्स्टली, आर यू विलिंग टू स्पेंड अ प्रीमियम ऑन द वेलनेस ऑफ योर पीपल? क्योंकि उससे आपके बिजनेस का ही फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगी. नाउ इन एवरी इंडस्ट्री, are there a category of customers who value the value and are willing to pay a premium? Yes. The same chair Mandeep can sell at 7,000 rupees. Mukesh and Mahesh will fight for the kachra of the market. Mandeep gets the cream of the market because he has a differentiator
and he has the ability to market the differentiator. But Mandeep की सबसे बड़ी दिक्कत आएगी when a customer who's looking at buying a chair tells his purchase officer, एक काम करना, फेदरलाइट के 100 चेयर ऑर्डर कर देना. तो क्या ये हो सकता है कि मनदीप की चेयर्स फेदरलाइट जैसे ब्रांड की चेयर से बेटर हो? Probably. बट वो जो कस्टमर अपने परचेस मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि फेदरलाइट की चेयर्स ऑर्डर करना, वो क्या खरीद रहा है फेदरलाइट से? ब्रांड. प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, सर्विस नहीं खरीद रहा है, ब्रांड खरीद रहा है. सो मार्केट का रूल ये है, जो जिसके पास कोई डिफरेंशिएटर नहीं है और उनकी मार्केटिंग रिएक्टिव है, दे विल फाइट फॉर द कचरा ऑफ द मार्केट. जिसके पास डिफरेंशिएटर है, मार्केटिंग एबिलिटी है और जिसके पास ब्रांड है, they will fight for the cream of the market. So, to answer your question, should a business focus on building a brand? Bilkul. 100%. The good news is, एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री में ब्रांड बनाना इज ईजियर इन कंपैरिजन टू अ लार्ज एमएनसी. देखो, कोको कोला को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं ब्रांडिंग में, क्योंकि पेप्सी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है. बट डे टू डे बिजनेसेस में आपके कॉम्पिटिटर्स ये नहीं सोच रहे हैं. तो जिसके पास ये सोच है और उस सोच को वो कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ वो मैसेजिंग कर रहे हैं मार्केट में, एक रिकॉल वैल्यू बन जाती है. ट्रू. कि यार bespoke फर्नीचर चाहिए तो बोधी के पास जाओ. So brand building for a smaller business is actually easier. Clear definition, consistent messaging. ये दो चीजें हैं. True. मेरा क्लाइंट था, कॉन्ट्रैक्टर है, घर बनाता है, उसकी पता है पोजिशनिंग क्या थी? योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर. वो बोलता था जैसे आपका फैमिली डॉक्टर है, फैमिली लॉयर है, फैमिली पीडियाट्रिशियन है, मैं आपका फैमिली कॉन्ट्रैक्टर हूं. तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में किसको भी घर बनाना है, मुझे याद रखिएगा. अब वो एक नेटवर्किंग फोरम में मेंबर था जहां पर उसको 60 सेकेंड की हर हफ्ते इंट्रोडक्शन देनी थी. उसकी इंट्रोडक्शन वो खत्म करता था, योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, योर. हर हफ्ते उसके हर सोशल मीडिया पोस्ट पे योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, उसके बिजनेस कार्ड पे योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर, उसके सेल्स पिच में वो बार बार लोगों को बोल रहा है आई एम योर फैमिली कॉन्ट्रैक्टर. और उनको समझा रहा है कि जैसे आपका फैमिली लॉयर है, फैमिली डॉक्टर है, मैं आपका फैमिली कॉन्ट्रैक्टर हूं. जस्ट रेपिटेशन created recall and it created an association कि भाई फैमिली कॉन्ट्रैक्टर मतलब इमोशन क्या इन्वोक करता है कि भरोसे वाला है, मेरा है, अपना है, अपने जैसे घर बनाएगा. Simple things can make a big difference. Repetition to build a brand. Clarity of message and consistency and repetition. But you need a differentiator. 100%. एक tangible Brand product is differentiator. Yeah, एक tangible product differentiator and the messaging of about it. Because if there's no differentiator and you can't crack the first stage, Yeah. जहाँ पर तुम कोई differentiator के साथ आ ही नहीं पा रहे हो, तो then all your effort is dead. Simple है ना. मुकेश और महेश झगड़ रहे हैं एक ही चीज के लिए. Chair Because बनाते हैं. both of them are offering just another product or service like just another business. Just another business will make money like just another business and will be treated like just another business. True. क्यों लोग इससे ऊपर नहीं आ पाते हैं? Where they are thinking हमारी क्वालिटी बेटर है, बस और कोई डिफरेंशिएटर नहीं सोचते. लोग ना 25 साल पहले उनकी सुई अटक गई है. एक वक्त था जहां पर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट देना was an achievement. राइट. तो काफी सारे बिजनेसेस का बेंचमार्क ही वो रहा है क्वालिटी कि क्वालिटी. अरे हर कोई बोलेगा मेरी क्वालिटी अच्छी है. मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारी क्वालिटी अच्छी होना कोई अचीवमेंट नहीं है, वो बेसिक है, रिक्वायरमेंट है. मतलब वो तो तुम्हारा बेसिक है, नहीं तो तुम स्कैम हो.
True. एंड सच बताओ ना राज, विनिंग इज इजी. हर इंडस्ट्री में विनिंग इज इजी, क्योंकि ज्यादातर लोग ना वो मीडियोक्रिटी को ही टारगेट कर रहे हैं. I agree. Top 1% के लिए जीतना is much easier Yeah. than fighting for the lower. कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि यार फूड रिव्यू डिसेंट होने चाहिए. कोई ये सोच रहा है कि हाउ कैन आई सर्व द बेस्ट पिज्जा, या हाउ कैन आई सर्व द बेस्ट कोरियन बोल. वो शिद्दत जो लगाएगा ना, वो आसानी से जीत जाएगा. लोग सोच रहे हैं कि यार खाना अच्छा हो, जोमेटो स्विगी पे रिव्यू अच्छे मिल जाए, महीने का खर्चा निकल जाए, मैं इतने घर लेके जाऊं, बहुत है. आप ही तो कहते हो एथलीट माइंडसेट. हु हैज इट, हाउ मेनी हैव इट? क्योंकि मोस्ट पीपल आर रनिंग अ बिजनेस बीइंग टायर्ड. बस यार चल रहा है, चलने दो. तो आई ऑलवेज से दिस, in today's day and age, success is easy because most people are not playing for it. I absolutely agree. Most people are playing for survival. Okay. क्योंकि उससे बड़ा सोचने में उनको डर लगता है, क्योंकि 10 आवाज आती है, उड़ो मत, बड़ा मत सोचो, औकात में रहो. So success is easy. Get these fundamentals. Also, there's also a thing where people think कि अगर मैं ये डिफरेंशिएट करूंगा तो कितने ही लोगों को इससे फर्क पड़ता होगा. अरे वो छोड़ो, उनका सबसे बड़ा डर होता है कि मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो कोई और कॉपी कर लेगा. वो सबसे बड़ा रीजन होता है. अरे आइडियाज डोंट मेक मनी ना, एग्जीक्यूशन पैसा बनाती है. बट there's a big thing, right? कि अगर मैं सस्ती चेयर बेचूंगा तो ज्यादा पैसे बनाऊंगा ना, मैं कितने लोगों को फर्क पड़ता होगा, हेल्थ, वेलनेस, एसेट्रा एसेट्रा, क्या फर्क पड़ता है लोगों को. देखो, सस्ती चेयर खरीदने वाला सस्ते बजट का ही माल देखेगा, उसके ख्याल भी सस्ते होते हैं, उसका बिहेवियर भी सस्ता होता है. ऐसे कस्टमर को संभालने से अच्छा है कि तुम उस कस्टमर को संभालो जिसको संभालने की जरूरत ना पड़े. This is a very practical reality of businesses. I see this day in day out. मेरे जो clients हैं ना, I have clients from 196 different types of businesses. And obviously we have people in the same industry. Someone catering to a better quality of customer is living a more effortless life in comparison to someone trying to say 140 करोड़ लोगों के लिए मैं business Fair. I've done both the businesses. I've done 140 करोड़ के लिए. उसमें भी we used to fight between me and my dad, where मैं बोलता था और सस्ता और हर फोड़ दो प्राइजेस में, ख़त्म कर दो और हम ज़्यादा करेंगे. एंड ही वॉज अ बिग बिलीवर ऑफ कि नो, मुझे एक प्रीमियम कैटेगरी का बनाना है कि इस कैटेगरी में. सो एसेंशियली देयर आर 50 रुपीज़ एंड लेस डिटर्जेंट, देयर 100 रुपीज़ एंड मोर. 50 to 100 वाज अ वेरी स्मॉल मार्केट. बहुत ही कम लोग इसमें खेलते थे. एंड हिज आइडिया वाज कि आई विल मेक 85-90 रुपीज़ 100 रुपीज़ वाला चीज़ which is expensive is not under 50, but मैं 50 में जो लोग 50 आज तक खरीद के थक चुके हैं, मैं उनको 85 वाला दूंगा. I want to build a better brand, better thing, and I want to deal with a more premium, for example, customer. And I was like, नहीं, 50 से नीचे 100 करोड़ लोगों को बेचेंगे, ये होगा वो होगा. In 3 years हमारा रेवेन्यू ज़्यादा 50 के नीचे वाले से आया, बट प्रॉफिट और पैसा और झंझट तीनों कम थे at the more premium segment. Absolutely. And a much premium segment. And here, now in this business, so now we only deal with the top 0.01%. Yeah. And landing them as a client is a much longer process. But once you land them, losing them also is a much longer process. Yeah. The moment you deal with
बहुत ज़्यादा सस्ता इंसान होता है, बहुत ज़्यादा कम पैसे वाला, कम आप प्राइसिंग पे निगोशिएट कर रहे हो और बहुत कर रहे हो, हाँ। वो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी। या They trust you more, they give you more chances, they are in it because वो आप पे भरोसा करते हैं, then they really wait for you to deliver. And then वो तभी जाते हैं जब आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। वो इसलिए नहीं जाते कि कोई दूसरा आपसे 10% कम में दे रहा है। सो एंड राज, उसका थीसिस ये है ना कि उस कस्टमर की मैच्योरिटी लेवल है where they appreciate the value of the value you will provide. Okay? But जिस कस्टमर को आप जितनी भी वैल्यू दे दो, they don't appreciate it ना, that customer is not a customer, वो कष्ट अमर है। Okay? वो फूफा जी है, दूर रखो वैसे को। वो लेने के लिए आए तो भी सोल्ड आउट का बोर्ड लगा के दुकान बंद कर दो। क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हो ना, सिर्फ ये मत देखो कि मुझे इनसे पैसा कितना मिल रहा है, ये देखो कि मुझे पीस ऑफ माइंड कितना मिल रहा है। क्योंकि जितना आप पीस ऑफ माइंड अक्यूमुलेट कर पाओगे, उतना आप अपने आप को वक्त, एनर्जी और स्पेस दे रहे हो ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए, ग्रोथ की एक्टिविटीज करने के लिए। बट अगर आपके पास वो कस्टमर है जो एक रूठे हुए फूफा जी जैसे है, जो हर चीज के लिए कंप्लेन कर रहा है फॉर द सेक ऑफ कंप्लेनिंग, और आपका पूरा वक्त जा रहा है उनको संभालने में, उनको समझाने में, उनको खुश रखने में, तो घर की शादी में मजे कैसे करोगे? उससे अच्छा उनको इनवाइट ही मत करो। क्योंकि आएंगे तो भी रूठे होंगे, नहीं आएंगे तो भी रूठे होंगे, तो उनको घर बैठ के रूठने दो ना, हम तो घर की शादी में नाच ले। एंड क्या होता है ना, बिजनेसेस में एक हिपोक्रेसी क्या होती है, एंड इट्स मोर अ ब्लाइंड स्पॉट, कि लोगों को ये दिखता नहीं है। बिजनेस ओनर्स की गलती कहाँ होती है कि वो ज्यादा वक्त, ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा सर्विस खराब कस्टमर को देते हैं, अच्छे कस्टमर्स को उतना अटेंशन नहीं देते। तो आई कीप टेलिंग बिजनेस ओनर्स कि द बिजनेस ओनर who has the wisdom to understand कि मैं अपने अपसाइड को ऑप्टिमाइज करूंगा, अपने डाउनसाइड को मैनेज नहीं करूंगा, वो अगर आप में विजडम है ना, देन यू विल ग्रो। बट अगर आप अपना खुद का पर्सनल टाइम, एनर्जी डाउनसाइड को मैनेज करने में जा रहे हो ना, तो आप अपसाइड को ऑप्टिमाइज कर ही नहीं पाओगे, और ये डाउनसाइड कभी मैनेज होगा ही नहीं। ये रोती आत्मा है, वो रोते रहेगा। आप नाच लो, रोएगा। आप अपनी जायदाद उसके नाम कर लो, वो रोएगा। तो who you surround yourself with is more important than anything in the world. कस्टमर हो, सप्लायर हो, टीम मेंबर हो, who first? Who are they? Otherwise, life is hell. This was the lesson and long conversation you and I also had when I was doing the startup. कि associating with a large brand, large personality, large celebrity is not going to be a problem. Don't even optimize for that. Yeah. Optimize who are the right people who understand your value and your values match. Yeah. Who is way more important than what are you going to build with them. Yeah. In your Bangalore office, we had. Yeah. Because I'll tell you, business collaborations में भी ये principle बहुत apply होता है। मैंने बहुत बार ये देखा है, दो सक्सेसफुल लोग जब साथ में आते हैं कि हम तीसरा कुछ करेंगे, मोस्टली इट फेल्स, बिकॉज दोनों का साथ में आने का जो डीपर इंटेंट है ना, वो प्योर नहीं है। दोनों को साथ में आने का इंटेंट है, ये सोचेगा ये कर लेगा, ये सोचेगा ये कर लेगा, कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है। So anytime you are collaborating with somebody, collaborate only if there is clarity कि who's the primary मजदूर of this business. या तो मैं प्राइमरी मजदूर रहूंगा या तो सामने वाला। बट ये नहीं होगा कि अरे नहीं, ऊपर से काम करके हो जाएगा यार, हमारा नेटवर्क अच्छा है, हमारा स्ट्रेंथ अच्छा है, हमारा ब्रांड, नहीं होता है।
greatness requires rigor. Okay, greatness doesn't happen on the surface. Greatness requires rigor. Very few entrepreneurs in our country have been able to repeat greatness. बहुत सारे लोग हैं जिनका एक सक्सेस रहा है एंड देन दे थिंक हमारे पास मिडास टच है एंड दे स्प्रिंकल मनी एवरीवेयर. नथिंग हैपेंस आउट ऑफ इट. वेरी फ्यू हैव द ग्रेटनेस टू बिल्ड मल्टीपल ग्रेट एंटिटीज. True. Okay. Next point. So we've covered who's the right customer. We've covered what is the right product or service in terms of priority. We've covered price point. We've covered अच्छा margin क्या है business के लिए with the trinity of margin. We looked at अब ये model जब set हो जाए इसको market में लेके जाना है. So marketing is important. And we've covered one layer above marketing Branding. is branding. Okay. Now the other layer is selling. Okay. Selling में क्या? सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि सेल्स एक नंबर्स गेम है. ओके, विच मीन्स आपका जो सेल्स एफर्ट है, चाहे वो डायरेक्ट आप कस्टमर से बात करो या आपकी टीम कस्टमर से बात करिए, चाहे वो डिजिटल रीच हो कि आप बम्बार्ड कर रहे हो मार्केट को विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क हो कि हर नुक्कड़ गली रीजन में आपके चैनल पार्टनर्स है या फ्रेंचाइजीज है. सेल्स एक ऐसा गेम है कि जिसकी सबसे ज्यादा रेपिटेटिव एफर्ट है बेचने की, उसकी सबसे ज्यादा सक्सेस है. अब बहुत से ब्रांड्स या बिजनेसेस ना ये टर्बो मोड ऑफ सेलिंग से डरते हैं. उनको लगता है कि हमारा नाम खराब हो जाएगा अगर हम इतना बेचेंगे तो. तो मार्केटिंग करके कुछ लोग छोड़ देते हैं कि अब कस्टमर को चाहिए तो वो आएगा. आप मार्केटिंग कीजिए टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, टू बिल्ड रीच, फॉलो थ्रू इट अग्रेसिवली विद सम काइंड ऑफ सेल्स मेथड. अब डर क्या है सेल्स का? इज व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट अस, व्हाट विल पीपल टॉक अबाउट अस. ये ना एक बार मैंने इंडिया मार्ट के को-फाउंडर ब्रिजेश से पूछा था, ऐसे ब्रिजेश आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि थोड़े लोग ऐसे होंगे जो फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि यार इंडिया मार्ट वाले तो फोन कर कर के तंग होते, परेशान कर दिया. ठीक है. लाइक वो हमारी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है. क्यों? He said कि अगर हम वो इंटेंसिटी के साथ काम नहीं करते तो इंडिया मार्ट जहां पर है वहां पर नहीं पहुंचता. ओके. एंड उन्होंने जब ये कहा ना, इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग दैट वन ऑफ माय मेंटर्स टॉट मी. मेरे एक मेंटर ने मुझे कहा था, राजीव कि हु वुड यू लाइक टू बी? वुड यू लाइक टू बी ब्रोक और वुड यू लाइक टू बी अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर? I said, ये कैसा सवाल है? Obviously millionaire, billionaire. हाँ. Okay. So then he asked me a question. राजीव, आप जब बेचने जाते हो और कस्टमर आपको रिजेक्ट करता है, कस्टमर ना बोलता है, how do you feel? Back then, I was like, बुरा लगता है यार. Okay. So he said, बुरा लगने के बाद आप क्या करते हो? I said, फिर थोड़ा वक्त ना विड्रॉ कर देते हैं. उतना बेचने पे फोकस नहीं रहता है क्योंकि वो एक डर रहता है कि नेक्स्ट कॉल पे फिर से ना सुनना पड़े या नेक्स्ट मीटिंग में फिर से ना सुनना पड़े, या कभी मीटिंग जाते समय लगता है कि फायदा क्या जाने का, वैसे भी ना बोलने वाला है कस्टमर. तो एक जो एक्टिविटी होती है सेल्स की वो डिप हो जाती है. सो ही सेड, राजीव अगर ये आपका इमोशनल रिश्ता है ना सेल्स से, कि जब आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आपको बुरा लग रहा है और उसकी वजह से आपकी एक्टिविटी कम हो रही है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कभी पैसे नहीं कमाओगे अपनी लाइफ में. I said, what do you mean? क्यों नहीं? मेरा काम अच्छा है. He said, I'll give a simple rule. ये आप कहीं भी टेस्ट कर सकते हो. आप एक स्टेडियम में जाकर मैच देख रहे हो, वहां टेस्ट कर सकते हो. आप एक नेटवर्किंग फोरम में हो, वहां टेस्ट कर सकते हो. आप एक कॉन्फ्रेंस में हो, वहां टेस्ट कर सकते हो. आप एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो, आप वहां टेस्ट कर सकते हो. He said, the formula is simple. The richest person in the room
is the person with the highest number of rejections. He said, test it anywhere. कि कभी आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, 40 लोग हैं, at the risk of looking stupid, stand up and ask, who has had the maximum rejections in their life in business? Get people to give you an approximate number कि महीने में कितने रिजेक्शन मिलते हैं, तुमको साल में कितने रिजेक्शन मिलते हैं, पिछले 5 साल में कितने रिजेक्शन मिलते हैं. The person with the highest rejections is the person who's the richest in that room. So he said something to me beautiful. He said, you can either be a rejected millionaire or billionaire, or you can be a respected broke person. Most people play safe in sales because they want to be respected. So true. It's true in my business also. It's true. It's absolutely true. क्योंकि when people look at podcasts, वो लोग सब देखते हैं the wins, the limelight, the glamour, the kind of people that sit here, billionaires, millionaires, okay, large celebrities. Every day, जितने हम साल में गेस्ट बुलाते हैं ना, उतने हर हफ्ते में रिजेक्ट करते हैं. Every day, there are tons of people जो हमें रोज रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हम फॉलो करते रहते हैं. There are people जिनको हम पिछले जब से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है 4, 5, 6 साल से आज तक फॉलो अप ही कर रहे हैं. And there are people जिनको अभी अभी फॉलो अप स्टार्ट किया और बार बार करते हैं. अगर वो बोलते हैं कि we'll see this next year सबसे पहले वीक में हमारा सबसे पहले फॉलो अप. And every day we follow up and we get rejected by not only, let's say, the multi-billionaires or celebrities. हमें रोज कोई एक ऑथर रिजेक्ट करता है, हमें कोई एक ऐसा इंसान रिजेक्ट करता है जिसको शायद आप और मैं कोई भी नहीं जानता, बहुत बहुत ही छोटा सा कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, वो रिजेक्ट कर देता है. एवरी डे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हम रोज रिजेक्ट होते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी आर हियर, बिकॉज वी आर एबल टू बी रिजेक्टेड बाय thousands of people on a monthly basis and still be shameless and next month again go out and reach out to them. Me, my team, who's in the guest reach out, we've gotten blocked by people because we follow up so much and we're still like, okay fine, कहीं और से कुछ और कर दी. वो गुरु मूवी में डायलॉग है अभिषेक बच्चन का, वो जब वो टैक्स ऑफिसर आता है, बोलता है ना सुनाई नहीं देता. You need to build thick skin for success. Most people don't have that thick skin. मोटी चमड़ी चाहिए जीतने के लिए. मोटी चमड़ी अगर आप नहीं बनाओगे ना, तो ये दुनिया ऐसी है, केकड़ों की दुनिया है, नीचे खींचते जाएंगे लोग. Okay? So you will in sales you need to have that samurai mindset. मैं ऐसे कहता हूँ कि samurais पता है Japanese warriors होते हैं. ये वो जापानीज वॉरियर्स होते हैं जो बैटल में जाने से पहले अपनी डेथ सेरेमनी खुद परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एज अ सिंबॉलिक जेस्चर वो अपनी डेथ सेरेमनी खुद परफॉर्म करते हैं कि जो इंसान मर चुका है उसका ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई ईगो है, ना कोई फियर है. तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसमें ना कोई अस्तित्व है, ना कोई घमंड है, ना कोई डर है. तो वो लड़ाई में लड़ेगा कैसे? फियरलेसली. मैं मर चुका हूं. तो सेल्स भी वैसा ही है, दैट यू हैव टू सेल नोइंग कि यार नहीं बेचूंगा तो ऑलरेडी जवाब मिल चुका है ना. बेचने के बाद वर्स्ट जवाब क्या मिल सकता है? ना. बीच में थोड़े बहुत हाँ इकट्ठे हो गए तो पैसे बन गए ना. रिजेक्टेड मिलियनेयर ओवर रेस्पेक्टेड ब्रोक पर्सन. ये आपकी सेल्स डिपार्टमेंट की साइकोलॉजी होनी चाहिए. माइंडसेट, सेल्स माइंडसेट, सेल्स माइंडसेट. Some will buy, some won't buy. So what? Who's next? And what's the next point? Okay. Last point. सबसे important point. In business, you got to be willing to do the boring work. Okay? पैसे बनाने का
सबसे प्रोवन तरीका यही है कि जो चीज बोरिंग है आप उसको कीजिए। इसका मतलब क्या है? एसओपी बनाना, प्रोसेस मैनुअल बनाना हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एक्टिविटी के लिए, रिपोर्टिंग टेम्पलेट बनाना, डेटा एंटर करना रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स में, टीम मेंटर करना, कोच करना, ट्रेन करना, गाइड करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, फीडबैक देना और लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करना, ये बोरिंग काम है। ज्यादातर बिजनेस ओनर क्या कहते हैं? यार बैठ के समझाऊं, सिखाऊं, ओके, फिर भी वो नहीं समझे, आधा काम करे, फिर मुझे बाद में करना पड़े, या बैठ के एसओपी डॉक्यूमेंट बनाऊं, प्रोसेस लेआउट करूं, उसको ऑटोमेट करवाऊं। इस सब से तो अच्छा है मैं खुद जाके कस्टमर से बात कर लूं। इस सब से तो अच्छा है कि मैं खुद कस्टमर को संभाल लूं। अरे तुम कितनों को संभालोगे खुद? और वो खुद करने में मजा आता है ना, वो सेल्स मीटिंग में खुद जाने में मजा आता है। दैट इज मोर एंटरटेनिंग देन स्क्रिप्ट बनाना सेल्स की, कि हाँ बोले तो क्या बोलना, ना बोले तो क्या बोलना, फिर 10 अलग अलग इक्वेशन के लिए या सिचुएशन के लिए स्क्रिप्ट बना। वो बोरिंग काम है। क्या? People get बट बोरिंग मेक्स मनी, बिकॉज अगर मैंने बोरिंग काम अच्छी तरीके से किया है अपने बिजनेस में, कि मेरे मार्केटिंग का एसओपी लेड आउट है कि वीडियो का टॉपिक सिलेक्शन कैसे होगा, एडिटिंग कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कितने बजे होगा, ऑप्टिमाइजेशन कैसा होगा, मेरे सेल्स का स्क्रिप्ट कैसे होगा, सेल्स में स्टेप्स क्या होंगे, कौन सा सपोर्ट मटेरियल सेल्स में किस स्टेप पे यूज़ होगा, मेरा ऑपरेशंस का एसओपी बनाया हुआ है कि परचेस रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट करेगा, ऑर्डर कब तक प्लेस करेगा, उसका चालान कन्फर्मेशन कब तक लेके आएगा, फिर डिलीवरी कब लेगा, प्रोडक्शन काम कब शुरू करेगा, डेली चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हो गए। ये सब बहुत बोरिंग है यार। बट जिसने ये बोरिंग बनाया ना, they've built a system of replication. बट जिसने ये नहीं बनाया ना, then they are the system. लॉरी नहीं गई, मैं फोन कर देता हूं। चेक का आया बैंक में, पैसे नहीं है, मैं जुगाड़ चला देता हूं। ओके, कलेक्शन आनी है, कस्टमर फोन नहीं उठा रहे, मैं उसके ऑफिस चले जाता हूं। ये मैं करने वाले मैं ही करके बकरे बन जाते हैं अपने बिजनेस में। सिस्टम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग सबसे बोरिंग काम है दुनिया का, बट पैसे वहीं से बनते हैं। मैं करके महीने का खर्चा निकल सकता है, बिजनेस का भी और आपका भी। बट आपको ये पूछना है अपने आप से, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस? इनकम जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन? इनकम जनरेशन करनी है तो हाँ खुद कर लो, उसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। खुद को ग्लोरीफाई मत करो, उसको खुद को बिजनेस ओनर मत बुलाओ। कॉल योरसेल्फ अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग एक्साइटिंग होता है शुरुआती दिनों में, थोड़े सालों बाद फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। okay? अगर सिर्फ घर का खर्चा निकालना है ना, तो क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हो? नौकरी ले लो। धंधा शुरू किया है, इतने कष्ट ले रहे हो, तो कोई अच्छा कष्ट लो जिससे अच्छा रिटर्न मिले ना। इनकम जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन दो अलग पाथ है। मोस्ट बिजनेस ओनर्स ये इनकम जनरेशन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और जिंदगी बीत जाती है। बहुत ही कम बिजनेस ओनर्स वो मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचते हैं जहां पर उनको ये क्लैरिटी होती है कि भाई मैं ये महीने का खर्चा निकालने के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे लेगेसी बिल्ड करनी है, मुझे खुद के लिए एसेट्स बनाने हैं। अगर वो करना है तो वो रिटर्न सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत में नहीं होगा। उस लेवल की रिटर्न लानी है तो मुझे एक वेल्थ क्रिएशन इंजन बिल्ड करनी पड़ेगी, और उस इंजन को चलाने के लिए एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। सिस्टम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग इज बोरिंग, बट बोरिंग मेक्स मनी। दैट्स द गेम। Agreed. Nice. All the points are crazy. But बहुत basic fundamentals हैं. They are not something which is extraordinary.
They are the most basic, genuine things which people genuinely miss out. I'll tell you something, Raj. ये कंटेंट कंजम्पशन की दुनिया में ना, आई ऑलवेज से दिस टू पीपल कि अगर आप ऐसे हो कि आप हमेशा पॉडकास्ट सुनते रहते हो, कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो, किताबें पढ़ते रहते हो, कोर्सेज करते रहते हो, ये एक ट्रैप भी हो सकता है वेर यू नो अ लॉट इंटेलेक्चुअली, इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत है, बट उस इंफॉर्मेशन को यू हैव नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन एंड रिजल्ट, तो देन दिस इंफॉर्मेशन इज कोलेस्ट्रॉल. एंड वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज कोलेस्ट्रॉल. ये जो मैंने कितने 10 पॉइंट 11 पॉइंट दिए हैं, ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद इफ देयर इज समवन सिंसियर टू इवैल्यूएट कि ये 10 चीजें मेरे बिजनेस में हो रही है या नहीं हो रही है, तो उनको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उनको डायरेक्शन मिलेगा, एक एक्शनेबल स्टेप निकलेगा कि भाई मुझे डिफरेंशिएटर बनाना है, मुझे एडुकेटर या स्टोरी टेलर या एंटरटेनर बनना पड़ेगा, कि मुझे सिस्टम बनाने पड़ेंगे, या मुझे राइट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, मुझे ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ेगा. उनके लिए ये एक एक्शन ड्रिवन पॉडकास्ट होगा. बट अगर कोई ये सुन के खुद रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि ये मेरे बिजनेस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, लिटरली असेसमेंट, डूइंग नॉट डूइंग फॉर दीज 10 पॉइंट्स, और सिर्फ कमेंट करेगा ना, और बेसिक ज्ञान ब्रो, ऐसे भाई तेरा बैंक अकाउंट दिखा तू पहले. okay? क्योंकि कमेंट करना इस दुनिया का आज की डेट में सबसे आसान काम है. Capability is not when you know. Capability is when you've done it. Knowing कि आज relevance ही नहीं है, क्योंकि AI है, कब भी कुछ भी जान सकता हूं मैं.